14 साल की उम्र में तुमने अपनी जान पर खेलकर कुछ लड़कियों को बचाया था। उस वक्त तुमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 10 साल बाद तुम्हें पता चला कि वे लड़कियां कोई मामूली नहीं, बल्कि या तो टॉप बिलियनर्स की बेटियां थीं या फिर रसूखदार घरानों की प्रिंसेसेस। और अब वे सब तुम्हारी तलाश कर रही हैं। तुम्हें यह भी पता चलता है कि जिस वैन फैमिली में तुमने शादी की है, तुम्हारी पत्नी भी उन्हीं में से एक है। फिलहाल तुम थोड़े नशे में अपनी विला के लिविंग रूम में आते हो और सोफे पर आंखें बंद करके बैठ जाते हो। तभी अचानक तुम्हें कुछ याद आता है, तुम उठकर सीधे पियानो पास जाकर बैठ जाते हो। काफी समय से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो सोचा आज रात लाइव स्ट्रीम ही कर ली जाए। जैसे ही तुम लाइव आते हो, दर्शकों की भीड़ पागल हो जाती है। तुम्हारे हाथ चाबियों पर थिरकने लगते हैं। जी शेन ब्रदर, पूरे 6 महीने बाद आप लाइव आए हैं, हम बहुत खुश हैं। गाना खत्म होते ही कमेंट सेक्शन में हलचल मच जाती है। एक गाना खत्म होते ही लाइव स्ट्रीम में लड़के और लड़कियों के कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। हर तरफ बस कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ब्रदर का दिल टूट गया है, ये शेन के लिरिक्स सुनकर बहुत दुख हो रहा है, पक्का ब्रदर का ब्रेकअप हुआ है, वरना ऐसी दर्द भरी आवाज कैसे निकलती। जैसे ही धुन शांत होती है, तुम धीरे से अपने हाथ हटा लेते हो, मानो अभी भी उसी म्यूजिक की दुनिया में खोए हो। पर जैसे ही तुम्हें होश आता है, तुम तुरंत अपनी टी शर्ट से अपना चेहरा छिपा लेते हो। तुम लाइव बंद करने ही वाले होते हो कि अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर शटडाउन का इंटरफेस आ जाता है। स्क्रीन को काला होते देख तुम बेबसी से सिर हिलाते हो और चेहरे से कपड़ा हटा देते हो। एक लंबी उबासी लेते हुए तुम्हारी आंखें भारी होने लगती हैं और तुम बुदबुदाते हो, छोड़ो कल चार्ज करूंगा, पहले नहा लेता हूं फिर सो जाऊंगा। इतना कहकर तुम अपनी पूरी एनर्जी खो चुके इंसान की तरह लड़खड़ाते हो। तुम भारी कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ने लगते हो। इसी बीच शहर के सबसे पॉश इलाके क्लाउड पैलेस की एक आलीशान हवेली में वैन शुया बिस्तर पर लेटी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ तुम्हारा लाइव देख रही थी। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थीं, जैसे वो एक पल भी मिस नहीं करना चाहती हो। जैसे ही लाइव खत्म हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत ऐप बंद किया और कॉल लॉग खोलकर एक नंबर डायल किया। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल कैपिटल के एक आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट में वेन शुरान बैंगनी रंग का सिल्क रोब पहने सोफे पर शालीनता से बैठी थी। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था, जिसे वो धीरे धीरे घुमा रही थी। उसके ठीक सामने एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी, जिसकी सुंदरता चांदनी रात की तरह चमक रही थी। वाइन का ग्लास उठाते हुए वेन शुरान मुस्कुराकर बोली, निंग निंग, हम बहनें कितने समय बाद मिल रही हैं, चलो चीयर्स। रुआन शिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए अपना ग्लास टकराया और कहा, सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है, 1 साल बहुत होता है। क्या तुमने नहीं सुना कि एक दिन की जुदाई भी 3 सालों जैसी लगती है। रुआन शिंगलिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मेरी याद आती है तो इंपीरियल कैपिटल आ जाया करो, फ्लाइट से ज्यादा दूर नहीं है। वेंचुरान ने बेबसी से जवाब दिया, मैं चाहती तो हूं, पर पिछले 2 सालों से मैंने ग्रुप का सारा काम संभाल लिया है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। रुआन शिंगलिंग हैरान होकर बोली, क्या अंकल ने अभी से सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दे दिया? ये तो बहुत जल्दी है। वेंचुरान ने आ भरते हुए कहा, मेरे पापा को आजकल मछली पकड़ने का शौक चढ़ गया है। कंपनी का जो भी काम मैं कर सकती हूँ वो उसमें हाथ नहीं लगाते। भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ रही है। वेंचुरान ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। रुआन शिंगलिंग को सब समझ आ गया और वो मजाक करते हुए बोली, तो ये बात है, अंकल तो अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और तुम्हारी एबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि ग्रुप संभालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। वंशुरान ने विनम्रता से हाथ हिलाया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे एक गुड न्यूज़ है, मैंने शादी कर ली है। रुआन शिंगलिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। किससे? क्या तुम्हें वो आदमी मिल गया? वंशुरन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। अभी वो कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की रिंगटोन जोर से बज उठी। कॉलर आईडी दिखते ही उसकी भौहें तन गईं। फोन उठाते ही उसने पूछा, शुयाओ, इतनी रात को क्या हुआ? इससे पहले कि वो बात पूरी करती, फोन के उस पार से वेन शुयाओ की बेहद एक्साइटेड आवाज गूंजी, दीदी, आपने चीटिंग की है। वेन शुरान सन्न रह गई। अभी वो कुछ बोल पाती, उससे पहले ही शुया ने और तेज आवाज में कहा, चुप क्यों हो? क्या वाकई आपने धोखा दिया? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही शुया की बातें खत्म हुई, वेन शुरान का चेहरा जो अभी प्यार से चमक रहा था, एकदम काला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, वेंशिया, मुझे लगता है तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है। मेरी अफवाह उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या बहुत दिन हो गए तुम्हें पिटे हुए? पर शुया को कोई डर नहीं था।
वो अभी भी जोश में थी। दीदी अब नाटक मत करो, आपने जो भी किया है जीजू को सब पता चल चुका है और अब यह खबर पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। श्लो की बात पूरी होने से पहले ही वेंचुरन का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन काटते ही उसने तुरंत सोशल मीडिया खोला। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में लाल रंग की सुर्खियां सबसे ऊपर थीं। शॉकिंग, 6 महीने बाद फेमस क्रिएटर का नया गाना, ये शैन का फेस रिवील, 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले स्टार को मिला धोखा। इन खबरों को देखकर वेन शुरान की चिंता बढ़ गई। उसने एक लिंक पर क्लिक किया तो सामने बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया कंटेंट और एक वीडियो था। वीडियो के थंबनेल पर एक बेहद हैंडसम चेहरा दिख रहा था और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था एनटीआर, दिल टूटने की कहानी। उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर वेन शुरान के हाथ कांपने लगे। उसने वीडियो प्ले किया तो तुम्हारी गहरी और उदास आवाज गूंज उठी। तुम्हारे दर्द भरे बोल सुनकर 2 मिनट के अंदर ही उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। अभी वो वीडियो खत्म भी नहीं कर पाई थी कि शुयाओ का दोबारा कॉल आ गया। मेरा फोन क्यों काटा? इससे पहले कि शुरन कुछ कहती, शुयाओ फिर शुरू हो गई, दीदी ये गे कि उस विला की चाबियां कहाँ रखी हैं? यह सुनकर शुरन ने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए भारी आवाज में कहा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है और ना ही मैंने तेरे जीजू के साथ कभी कुछ गलत किया है। पर शुया ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। दीदी अब बहाने मत बनाओ। ये ने खुद कहा था कि उनकी प्रेरणा उनके अपने अनुभवों से आती है। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा? उनके लिरिक्स का मतलब साफ है। ये जी आपका व्यवहार देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। वो नशे में थे, बारिश में भीगे और अब उनका फोन भी ऑफ है। जल्दी चाबियां दो, मुझे अपने ये शन को दिलासा देने जाना है। ये सुनकर वेन शुरान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो गुस्से में कांपने लगी और फोन पर चिल्लाई, वेन शुयाओ रुक तू, मुझे घर आने दे, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। शुरन के रौद्र रूप को देखकर शुया थोड़ा सहम गई। बचपन से ही अपनी बड़ी बहन के डर में पली बढ़ी उस लड़की की आवाज अब थोड़ी धीमी और डरी हुई थी। पर दीदी आपने जो किया उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं कहा था कि आप बाहर चक्कर चलाओ। और जीजू का स्वभाव तो आप जानती ही हो, जब आपने उन्हें धोखा दे ही दिया है तो वो आपको कैसे माफ करेंगे? तभी शुयाओ को कुछ याद आया और उसका डर गायब हो गया। जल्दी चाबियां दे दो। डिवोर्स के बाद वो किसी और के पास जाएं, उससे अच्छा है कि वो मुझे मिल जाएं। आखिर घर की चीज घर में ही रहनी चाहिए ना। बाद में आप मुझे अपनी छोटी बहन के तौर पर उनसे मिल तो सकेंगी। अब तक वेंचुरान शांत हो चुकी थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर तू अपने जीजू के स्वभाव को जानती है तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने वाकई उन्हें धोखा दिया होता और उन्हें पता चल जाता तो क्या वो इस तरह चुपचाप अकेले में बैठकर दुख मनाते? शुरन के इस सवाल ने शुयाओ को चुप करा दिया। थोड़ी देर बाद शुयाओ ने दबी आवाज में कहा, शायद शायद ऐसा ही होता। शुरन ने उसे बीच में ही टोक दिया, शायद नहीं। अगर मैंने वाकई उनके साथ गलत किया होता तो वो अब तक यहाँ आकर मुझसे हिसाब चुकता कर चुके होते। और वैसे भी आज पूरा दिन मैं तुम्हारी निंग निंग दीदी के साथ थी, वो अभी भी मेरे पास ही है। फिर मैं जीजू को धोखा देने कहाँ जाऊंगी? शुरम की आवाज में अब कड़ापन और तंज था। लगता है तुमने आजकल के वो कचरा शॉर्ट ड्रामास और नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए हैं। अपने जीजू को उन नाकारा मेले लीड्स जैसा समझ रखा है क्या? तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे जीजू वो इंसान हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में अकेले 4 खतरनाक अपराधियों का सामना किया था। वो ऐसे इंसान नहीं है जो धोखा खाकर चुप बैठे। तो फिर उनके नशे में होने और बारिश में भीगने का क्या मतलब? और वो गाना? शुयाओ की आवाज में अब भी शक था। शुरम ने दोबारा ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे क्या पता क्या हुआ? पक्का बाहर ज्यादा पीली होगी और रास्ते में छाता न होने की वजह से भीग गए होंगे। ये पहली बार तो नहीं है। इतना कहकर शुरन ने चिढ़ते हुए फोन काट दिया। फोन रखते ही उसका आत्मविश्वास गायब हो गया और उसने फौरन तुम्हारा नंबर डायल किया। कई बार कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं लगा। अब उसके मन में घबराहट पैदा होने लगी थी। तभी चुपचाप बैठी रुआन शिंगलिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुयान, तुम्हें क्या हुआ? अभी तो शुया को बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी, अब खुद क्यों परेशान हो? अपनी सहेली की छेड़खानी सुनकर शुरन के पास बहस का वक्त नहीं था। उसने घबराकर कहा, निंग निंग, जल्दी अपने प्राइवेट प्लेन का इंतजाम करो, मुझे अभी के अभी शहर वापस जाना है। अपनी सहेली की ऐसी हालत देख रुआन शिंगलिंग हैरान रह गई। क्या तुम सच में जा रही हो? अभी तो तुम खुद ही सब लॉजिक दे रही थी। और शुया जो कह रही है वो तो कोरी अफवाह है ना? वेन शुरान ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराया। ज्यादा सवाल मत करो, बस प्लेन तैयार करवाओ।
मैं बाद में सब एक्सप्लेन करूंगी। इतना कहकर उसने मेज पर रखा रुआन शिंगलिंग का फोन उठाकर उसे थमा दिया। सहेली की जिद देख रुआन ने फोन पर निर्देश दे दिए। ठीक है, इंतजाम हो गया है, बस थोड़ी देर सब्र करो। फिर रुआन ने चुटकी लेते हुए कहा, रुयान, तुम्हारी ये बेचैनी देखकर तो लग रहा है कि कहीं शुयाओ की बात सच तो नहीं। शुरन ने तुरंत मना किया, असंभव। वो वही इंसान है जिसके लिए मैं 10 साल से तड़प रही थी। मैं कभी उसे धोखा नहीं दे सकती। वेन शुरान की आंखों में गहरी चिंता थी। तुम्हें याद है कल जो पार्टी तुमने अरेंज की थी? रुआन ने सिर हिलाया। शुरान ने लंबी सांस ली और कहा, जब मैं होटल पहुंच रही थी तो मेरी मुलाकात जाम ग्रुप के सीईओ से हुई थी। मुझे डर है कि किसी ने हमारी गलत तरीके से फोटोज न ले ली हो। हालांकि मुझे पता है कि अगर उसे कुछ पता चलता तो वो मुझे सीधा कॉल करता, पर फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा। और वीडियो में उसकी वो उदास आवाज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये सुनकर रुआन शिंगलिंग फिर से हंसी। तुम वैसी बिल्कुल नहीं लग रही जैसी मैं तुम्हें जानती थी। तुम तो किसी डरी हुई बीवी की तरह लग रही हो। शुरन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रुआन ने उसे चिढ़ाते हुए फिर पूछा, आखिर उस पति का बैकग्राउंड क्या है जो तुम जैसी अमीर लड़की उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही? शुरान ने अपनी सहेली का हाथ झटकते हुए कहा, वो एक अनाथ है जिसे उसके सौतेले माता पिता ने पाला था। वो कौन थे? उसने कभी नहीं बताया और ना ही कभी मुझे उनसे मिलने ले गया। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, जहां तक उसे कंट्रोल करने की बात है, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ये सुनकर रुआन की आंखों में हैरानी और उत्सुकता आ गई। सोचा भी नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हारे हिसाब से तो वो बस थोड़ा बहादुर है और उसे लड़ना आता है। आजकल के जमाने में इन बातों की कोई कीमत नहीं है अगर पास में पैसा और पावर ना हो। बिना इनके तो वो बस एक मामूली इंसान ही है। शुरन ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरा पति है, कोई मामूली इंसान नहीं। सहेली को गुस्से में देख रुआन ने हार मान ली। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो बस क्यूरियस थी। शुरन ने फिर से उसे देखा और कहा, मेरा पति थोड़ा अलग है। उसे धन दौलत या पावर से कोई मोह नहीं है। थोड़ा रुककर उसने आगे बताया, हमारी शादी को 1 साल होने वाला है, पर उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। यहाँ तक कि शादी के दिन जो स्पोर्ट्स कार मैंने उसे गिफ्ट की थी, वो भी उसने शायद ही कभी चलाई हो। सच तो यह है कि घर के खर्चों में वो मुझसे भी ज्यादा योगदान देता है। रुआन शिंगलिंग फिर से चौंक गई। क्या वाकई? क्या उसने कभी वेन फैमिली के रुतबे के बारे में नहीं पूछा? कैसे नहीं? वो इतना शांत और समझदार है कि बिना सब जाने वो मुझसे शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता। वेंचुरान ने साधारण लहजे में कहा, जब मैं उसे पहली बार घर ले गई तो शादी से पहले उसने मेरे माता पिता के अतीत और उनके कैरेक्टर के बारे में पूरी छानबीन की थी। उसे लग रहा था कि शायद हम उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे माता पिता का स्वभाव अच्छा नहीं होता या मेरा पास साफ नहीं होता तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करता। ये सब सुनकर रुआन का इंटरेस्ट और बढ़ गया। वाह, ये आदमी तो बहुत हिम्मत वाला निकला। तुम जैसे बड़े घराने की बेटी से शादी करने के लिए उसके इतने नखरे। शुरम ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, वो पागल नहीं है, वो बस वैसा ही है। वो खुद को पुराने ख्यालात का इंसान मानता है। उसकी शर्त थी कि उसकी पत्नी पवित्र होनी चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके साथ रहूं या नहीं। शुरन ने बेबसी से सिर हिलाया। अभी तुमने मेरी और शुयाओ की बात सुनी ना? सच तो यह है कि उसके पीछे कई खूबसूरत और अमीर लड़कियां पड़ी हैं। सिर्फ शुयाओ ही नहीं, एक और औरत है जिसका रुतबा और खूबसूरती बिल्कुल मेरे जैसी है और वो बस मौके के इंतजार में है। वे दोनों बस मेरी एक गलती का इंतजार कर रही हैं ताकि वो उसे मुझसे छीन सके। शुरन ने एक ठंडी आ भरी और रुआन की तरफ देखा। अब तुम ही बताओ, एक ऐसा आदमी जो खुद कमाता है, जिसे पैसे का लालच नहीं है, जो हैंडसम है और जिसके पीछे इतनी लड़कियां पागल हैं, क्या मैं उसे कंट्रोल करने की बेवकूफ़ी कर सकती हूँ? क्या मैं उसे खुद से दूर करना चाहती हूँ? रुआन अब और भी ज्यादा जिज्ञासु हो चुकी थी। क्या उसकी कोई फोटो है? मैं भी तो देखूं वो कैसा दिखता है जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया है। रुआन की बात सुनकर शुरान सतर्क हो गई। दिखा सकती हूँ, पर खबरदार, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन के बाद मेरी सबसे अच्छी सहेली भी मेरी सौतन बन जाए। रुआन ने हंसते हुए वादा किया, अरे बाबा, भरोसा रखो, मैं वैसी नहीं हूं। तब कहीं जाकर शुरन ने अपना फोन निकाला और गैलरी खोली। स्क्रीन पर एक बेहद प्रभावशाली और चमकती आंखों वाले आदमी की ढेरों फोटोज थीं। शुरन ने गर्व से रुआन की तरफ देखा और पूछा, कैसा है मेरा पति? हैंडसम है ना? रुआन शिंगलिंग की नजरें उस फोटो पर जम गई। उसे न जाने क्यों एक अजीब सी जान पहचान महसूस हुई, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो।
होश में आते ही उसने सिर हिलाया। हाँ, वाकई बहुत हैंडसम है। शुरन फिर से मुस्कुराई। आखिर मेरी पसंद है, खराब कैसे हो सकती है? और तुम्हें पता है, वो सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, उसकी बॉडी भी कमाल की है, पूरे 8 पैक एब्स हैं। वो कहता है कि वो पूरे गांव का सबसे हैंडसम लड़का है। रुआन उस फोटो में खो गई थी। हेलो, बहुत हो गया, मैंने कहा था ना, मेरे पति पर नजर मत डालना। शुरन की आवाज सुनकर रुआन जैसे किसी सपने से जागी। तभी उसका फोन बजा और उसने कहा, ठीक है, प्लेन ऊपर हेलीपैड पे तैयार है। तुम्हें अपने बाबू को जाकर सफाई भी तो देनी है ना, अब जल्दी जाओ। शुरन ने सिर हिलाया और तेजी से निकल गई। प्लेन उड़ने के बाद रुआन ऊपर की तरफ देखते हुए बुदबुदाने लगी। युहान 10 साल पहले, क्या ये वाकई वही हो सकता है? खबरें हर जगह फैल चुकी थीं। इसी बीच वैन शुरान विला के पास वाले हेलीपैड पर उतरी और भागते हुए तुम्हारी विला की तरफ बढ़ी। विला के गेट पर एक गुलाबी रंग की लग्जरी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। उस जानी पहचानी गाड़ी को देखकर शुरान हैरान रह गई। वो ड्राइविंग सीट की तरफ गई, जहां उसकी छोटी बहन वेन शुया चुपचाप सो रही थी। शुरन ने जोर से कांच खटखटाया। अरे जीजू! शुया ने अपनी नींद से भरी आंखें खोली। उसे लगा कि तुम उसे ऊपर बुलाने आए हो, इसलिए उसने प्यार से जीजू कहा। पर जैसे ही उसने अपनी बड़ी बहन शुरान को सामने देखा, उसकी नींद उड़ गई। दीदी, आप आप तो इंपीरियल कैपिटल में थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? दीदी, आप तो इंपीरियल कैपिटल में थी ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? बेन शुरान ने अपने सीने पर हाथ बांधे और चिढ़ते हुए कहा, तुझे बोलने में शर्म नहीं आ रही? कल रात जो तूने मेरी अफवाहें उड़ाई, वो तो ठीक था, पर अब तू मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पति को ही चुराने की फिराक में है। मुझे लगता है कि तुझे वाकई बहुत दिनों से मार नहीं पड़ी है। इतना कहते ही शुरन ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, जैसे वो अपनी छोटी बहन को आज सबक सिखाकर ही दम लेगी। ये देखते ही श्रुया किसी कंडीशन रिफ्लेक्स की तरह फुर्ती से पीछे हट गई। उसकी यह हरकत इतनी सधी हुई और मंझी हुई थी, मानो शुरन के गुस्से से बचना उसके दिमाग में गहराई से छपा हो और एक इंस्टिंक्ट बन चुका हो। हालांकि अगले ही पल उसे लगा कि यह थोड़ा बेइज्जती वाला है, तो उसने जबरदस्ती खुद को संभाला और मुंह फुलाते हुए बोली, हाँ, गलती तो आपकी है, आपने ही पहले चीटिंग की थी। अगर आपने येगो को धोखे से नहीं फंसाया होता तो वो आज मेरे होते। आपको तो उन्हें जीजू नहीं, नंदोई कहना चाहिए था। अपनी बहन की ये बेतुकी बातें सुनकर शुरन ने उसे हिकारत से देखा और तंज कसा, तू और ये छोटी सी बच्ची जैसी बॉडी, एयरपोर्ट जैसा फिगर लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इसके बाद उसने आत्मविश्वास के साथ खुद को थोड़ा सीधा किया और इतराते हुए बोली, मेरी बॉडी ऐसी है कि मुझे खुद से जलन हो जाए, तो एक छोटी सी बच्ची मुझसे क्या मुकाबला करेगी? शोया ने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ, तो क्या हुआ, मैं अभी और बड़ी होंगी। और वैसे भी येगे ने मुझसे कहा था कि चीजें छोटी हों तो ही अच्छी होती हैं, छोटी चीजें बहुत क्यूट होती हैं। शुयाओ की इस कमजोर दलील पर शुरान खिलखिलाकर हंस पड़ी और बड़े आराम से बोली, उन्होंने ये भी कहा था कि जब एक औरत नीचे देखे और उसे अपने पैर के अंगूठे न दिखे, वही असली सुंदरी होती है। खैर, मुझे तुझसे बहस करने का शौक नहीं है, तू यहाँ इंतजार ही कर रही थी ना, चल मैं तुझे अंदर ले चलती हूँ। इतना कहकर शुरान ने बड़ी शान से विला की चाबियां लहराईं और अंदर की ओर मुड़ गई। जैसे ही दोनों हॉल में दाखिल हुईं, उनकी नजर सबसे पहले उन कपड़ों पर पड़ी जो तुमने कल रात उतार कर फेंके थे। वो कपड़े अभी भी थोड़े गीले थे, मानो खामोशी से कल रात की उस तूफानी बारिश की कहानी सुना रहे हों। वे मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची। शुरन ने एक गहरी सांस ली और बड़ी सावधानी से दरवाजा धकेला, पर जैसा उसे अंदेशा था, दरवाजा अंदर से बंद था। तुमने अंदर से लॉक लगा रखा था। शुरन को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानती थी कि तुम्हें सोते समय दरवाजा अंदर से बंद करने की आदत है। ये पहली बार नहीं था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो। शांत गलियारे में दरवाजा खटखटाने की आवाज गूंज उठी। करीब 2-3 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद शुयाओ अब घबराने लगी थी। उसकी आंखें नम होने लगीं और कांपती आवाज में धीरे से बोली, दीदी, कल रात जो मैंने कहा था, कहीं आपने सच में जीजू को धोखा तो नहीं दिया? और कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? चुप कर, मैंने कितनी बार कहा है, मैंने तेरे जीजू के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। शुरन की इस अचानक डांट से शुया पूरी तरह थरथरा गई। तभी जैसे ही शुरन ने दोबारा हाथ उठाया, कमरे के अंदर से तुम्हारी बेहद गुस्से भरी आवाज आई, कौन है बे, पागल हो गए हो क्या? सुबह सुबह जान लेने आए हो क्या? तुम्हारी इस अचानक चीख ने दोनों लड़कियों को डरा दिया। जब तुम बिना शर्ट के सिर्फ एक रंगीन बड़े कच्छा बॉक्सर्स में
आधी खुली आंखों से दरवाजा खोलते हो तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। इससे पहले कि तुम्हारी आंखें बाहर की रोशनी की आदी हो पाती और तुम सामने देख पाते, अचानक एक साया बिजली की रफ्तार से तुम्हारी तरफ झपटा और सीधा तुम्हारी बाहों में आ गिरा। बरसों के ट्रेनिंग के कारण तुम्हारी बॉडी ने इंस्टिंक्टिवली बचाव की मुद्रा, डिफेंसिव पोज अपना ली। पर जैसे ही तुम्हें उस साए की जानी पहचानी खुशबू आई, तुम्हारे दिमाग ने तुरंत शरीर को कंट्रोल कर लिया। उस साए की रफ्तार इतनी तेज थी कि तुम उसके धक्के से पीछे की ओर गिरे और तुम दोनों साथ में नर्म बिस्तर पर जा गिरे। अपने ऊपर उस कोमल शरीर का एहसास और वो जानी पहचानी खुशबू महसूस करते हुए तुमने बिस्तर पर अपनी आंखें मली। जैसे ही तुमने आंखें खोली ताकि देख सको कि आखिर तुम्हारे ऊपर कौन है, तभी शुयाओ की खुशी से भरी आवाज गूंजी, ये आप ठीक हैं? ये जानकर बहुत खुशी हुई। तुम उसकी बातों से पूरी तरह उलझ गए। तुम्हारी भौहें तन गईं और तुम पूछने ही वाले थे कि उसका क्या मतलब है, तभी शुयाओ फिर बोल पड़ी, ये मेरी दीदी ने सच में चीटिंग की है, और अगर उन्होंने धोखा दिया भी है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपके पास मैं हूं ना। इतना कहते ही उसकी आवाज एकदम कोमल और नखरे भरी हो गई। मैं हमेशा सिर्फ अपने भैया का ख्याल रखूंगी। इन बातों ने तुम्हें पूरी तरह ब्लैंक कर दिया। तुम्हारी आंखें फटी रह गईं और दिमाग में कल रात के वो दो मास्टरपीसेस घूमने लगे। अचानक तुमने गुस्से में अपने ऊपर से श्रुया को धकेला और जोर से चिल्लाए, क्या कह रही है तू? इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, तुम्हारा दिमाग किसी फिल्म की रील की तरह कल रात के उन दो बड़े ड्रामों और श्रेया की दीदी ने धोखा दिया वाली बात को जोड़ने लगा। मरा तो कोई और था, पर लाश मेरी क्यों निकल रही है? क्लाउन, मैं खुद ही बन गया। इतना सोचते ही तुम भड़क उठे और बिस्तर पर मुक्का मारते हुए चिल्लाने लगे, उस बुढ़े की हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की, और उस औरत ने मुझे धोखा देने की जुर्रत कैसे की? दरवाजे के बाहर खड़ी शुरान भी इस ड्रामे से होश में आई और चाई, पतिदेव, मैंने कुछ नहीं किया। इस शुयाओ की बकवास मत सुनो। क्या तुमने कोई अजीब फोटो देख ली? मेरी बात तो सुनो। मैं पूरे समय अपनी सहेली के साथ थी, हर जगह सीसीटीवी फुटेज है, मुझ पर भरोसा करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें पसंद ना हो। शुरन घबराकर तुम्हारा चेहरा देखने लगी, मानो उसे डर हो कि तुम उसे गलत समझ लोगे। उसे इतना डरा हुआ और संभल कर बात करते देख तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तुमने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, ठीक है, सफाई दो, मैं सुन रहा हूं। तुम्हें थोड़ा शांत देख शुरन ने चैन की सांस ली। उसने तुरंत अपनी पूरी यात्रा का ब्यौरा देना शुरू किया, खासकर वॉर्म ग्रुप के सीईओ के साथ होटल के नीचे अचानक हुई मुलाकात और साथ में डिनर पर जाने वाली बात। उसने ये भी बताया कि उसे डर था कि कहीं कोई इसकी गलत फोटो खींचकर तुम्हें न भेज दे और हमारे बीच दरार डालने की कोशिश न करे। उसकी बातें सुनकर तुम एक बार फिर सोच में पड़ गए और तुम्हारा गुस्सा अब हैरानी में बदल गया। इसका क्या मतलब? काम के सिलसिले में बाहर जाना तो नॉर्मल है, और फोटो, मुझे तो कोई फोटो नहीं मिली। ये सुनकर शुरान के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। उसे लगा कि तुम सच बोल रहे हो और तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता। वो नखरे से बोली, पतिदेव, जब आपको कुछ पता ही नहीं था, आपने कुछ देखा ही नहीं, तो फिर आपने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कही कि मैंने धोखा दिया है? शुरान की इस मासूम सी डांट को सुनकर तुम फिर से सन्न रह गए। अरे भाई, शुरू से अंत तक तुम दोनों बहनें ही तो इस कहानी को दिशा दे रही थी। तभी शुया बिस्तर पर बैठी और बड़ी मासूमियत और बेवकूफ़ी से बोली, जीजू, दीदी के चीटिंग करने की बात क्या आपने खुद नहीं कही थी? तुमने अपनी फटी आंखों से उंगली अपनी तरफ की। तुमने कुछ नहीं बोला, बस अपनी तरफ इशारा किया। शुया ने सिर हिलाया और कहा, कल रात आप नशे में थे, बारिश में भीग रहे थे और ऊपर से वो नया गाना, आप बिल्कुल टूटे हुए लग रहे थे। और आपने ही तो कहा था कि आप गाने अपनी अपनी जिंदगी के अनुभवों से लिखते हो, तो उन लिरिक्स का मतलब ये था ना कि दीदी ने आपको धोखा दिया है। शुयाओ की बात खत्म होते ही शुरन ने तुम्हारी तरफ शक भरी निगाहों से देखा। तुमने चिढ़ते हुए उन्हें देखा और शांति से कल रात का सच बताया। कल रात बस दो बड़े ड्रामे गॉसिप देखे थे, तो बस मूड बन गया गाना लिखने का। तुम लोग भी हद करती हो। अगर कोई शक था तो एक कॉल कर लेती ना। और मेरा स्वभाव तो तुम जानती ही हो, क्या मैं वैसा इंसान हूं जो दुख मिलने पे बस अकेले में घुटता रहे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप सहने वाला आदमी हूं? तुम लोग मुझे बहुत कम आंक रही हो। ये सब इस श्रेयाओं की गलती है। ये लड़की बिना दिमाग के काम करती है। कल रात मैं और निंग निंग अच्छे से बात कर रहे थे, पर इसके एक फोन ने मुझे डरा दिया। मुझे रातों रात प्राइवेट प्लेन से वापस आना पड़ा। मैं थक कर चूर हो गया हूँ। इतना कहकर शुरन ने उबासी ली। उसकी आंखों में नींद भरी थी।
अब श्रेया थोड़ा उदास हो गई और मुंह फुलाकर धीरे से बोली, इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है जीजू। आपका फोन बंद था, लग ही नहीं रहा था। ऊपर से आपकी ये हरकतें, मैं तो बस एक्साइटेड थी, मेरा मतलब है मैं बस परेशान थी। अपनी बहन की इस फिसलती हुई जबान को सुनकर श्वरम ने उसे फिर घूर कर देखा। अब ये साफ था कि श्रेया के मन में क्या चल रहा है। तुम थोड़ा मुस्कुराए। तुमने श्रेया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कल रात फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं थोड़ा नशे में था, तो सोचा कल चार्ज करूंगा और सो गया। अब जब सब गलत फहमी दूर हो गई है तो तुम लोग भी जाकर आराम करो। अभी तो सुबह के 6-7 ही बजे हैं, दोपहर तक की नींद पूरी हो जाएगी, ठीक है। श्रेया ने बेमन से हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद वैन शुरान बाथरूम से एक बेहद सेक्सी और आकर्षक बैंगनी रंग की ड्रेस बैटल रोब पहनकर बाहर निकली। उसकी दूध जैसी सफेद रंगत और निखरी हुई देह को देखकर तुम बुदबुदाए, साली साहिबा सही कहती थी, बैगनी रंग में वाकई बहुत ग्रेस है, कतई जहर लग रही हो। जब तुम्हारी दोबारा आंखें खुली तो तुम्हारे साथ लेटी शुरन शुरन पहले ही उठकर तैयार हो चुकी थी। तुमने मेज से सिगरेट उठाई और उसे सुलगा लिया। तभी शुरन काले रंग के प्रोफेशनल सूट में बाथरूम से बाहर आई। तुम्हें बेड पे आराम फरमाते देख वो प्यार से मुस्कुराई, पतिदेव आप जाग गए। तुम मुस्कुराए और बोले, इतनी जल्दी उठ गई, क्या दोपहर को कोई काम है? शुरान ने सिर हिलाया, दोपहर में तो नहीं, पर शाम को शायद एक डिनर पार्टी में जाना पड़े। तुमने शांति से सिर हिलाया और ज्यादा सवाल नहीं किए। तुम जानते थे कि ग्रुप की सीईओ होने के नाते उसे ऐसी पार्टीज में जाना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करो। शुरन मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आई और बैठ गई। पतिदेव, चलिए अब शहर वाले घर वापस चलते हैं। यहाँ का माहौल अच्छा है, पर कंपनी से बहुत दूर पड़ता है, काम में दिक्कत होती है। तुमने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। ठीक है, मैं तो यहाँ बस इसलिए आया था क्योंकि तुम शहर से बाहर थी। अब तुम वापस आ गई हो तो मुझे कहीं भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर शुरन ने खुशी खुशी तुम्हारे गाल पर किस किया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद तुम नहाने चले गए। जब तुम ब्रश कर रहे थे और तुम्हारे मुंह में झाग भरा था, तभी शुरन को कुछ याद आया। ओह पतिदेव, आज रात जो पार्टी है वो कोई बिजनेस पार्टी नहीं है, मेरे बचपन के एक दोस्त के वापस आने की खुशी में वेलकम पार्टी है। क्या तुम भी साथ चलोगे? ये पूछते समय शुरन के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी। उसे पता था कि तुम्हें ऐसी फालतू पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। तुम ब्रश करते हुए ही बोले, क्या उसमें कुछ खास है? शुरन तुरंत तुम्हारे इशारा समझ गई। खास तो कुछ नहीं, बस वो मेरा बचपन का एक अच्छा दोस्त है। वो हमारे पुराने पड़ोसी चैंग अंग का बेटा है, चैंग जिंगहंग। आपके और अंकल के संबंध भी तो अच्छे हैं ना? तो जैसे ही तुमने चैंग जिंगहंग नाम सुना, तुम एक पल के लिए सुन्न रह गए। होश में आते ही तुम इतने हैरान हुए कि तुम्हारे हाथ से ब्रश नीचे गिर गया। क्या कहा तूने? खबरें आग की तरह फैल रही थीं। उधर शुरन तुम्हारी इस हैरानी को देखकर उसे वो पल याद आया जब तुम दोनों पहली बार मिले थे और उसने अपना नाम बताया था। तब भी तुमने उसे इसी तरह हैरानी और जिज्ञासा से देखा था। यहाँ तक कि 1 साल पहले शादी की बात करते समय भी उसे महसूस हुआ था कि तुम उसके नाम को लेकर थोड़े डरे हुए या सतर्क कौशन हो। अगर उसने तुम्हारी पूरी जांच न की होती और उसे यकीन न होता कि तुम एक साफ सुथरे इंसान हो, तो शायद आज तुम दोनों साथ न होते। तुमने अपने मन के ख्यालों को दाया और शांति से सिर हिलाया। वेलकम पार्टी का हीरो वाकई चेंग जिनहन है। वो मेरा बचपन का दोस्त है। 5 साल पहले अंकल ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था और वो आज ही वापस आया है। शुरन की इस बात ने तुम्हारे चेहरे पर एक बहुत ही अजीब भाव ला दिया। 2 साल पहले जब तुम पहली बार वेंचुरान से मिले थे तो तुम दंग रह गए थे। तुमने सोचा था कि आज के जमाने में किसका नाम ऐसा होता है। पर 1 साल बाद शुरन को तुम्हारी असली पहचान पता चली कि तुम वही लड़के हो जिसने उन सबकी जान बचाई थी। तब से शुरन ने तुमसे इत्तेफाकन मिलने के कई बहाने बनाए। तुम्हारी कॉलेज की हर छोटी बड़ी समस्या उसने चुटकी में हल कर दी। फिर एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और शुरन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। आधे साल पहले न जाने क्यों शुरन ने शादी की बात छेड़ दी। उस समय पिछले जन्म की यादों और वेंचुरन नाम के खौफ की वजह से तुमने हजारों बहाने बनाए और शादी टालते रहे। तब शुरन तुम्हारी बाहों में फूट फूट कर रोई थी। उसे मर्दों का दिल जीतना बखूबी आता था। वो सिर्फ रोती थी, कोई हंगामा नहीं करती थी। उसकी गिरती हालत देखकर तुम्हारा दिल आखिरकार पिघल गया। तुमने अपने तरीकों से उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक की।
जब तुम्हें पता चला कि भले ही उसका नाम उस मशहूर एम्प्रेस जैसा है पर वो खुद एक साफ सुथरी लड़की है, तब तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि तुम दोनों एक सामान्य पति पत्नी की तरह रहते थे, पर तुम्हारे मन में अभी भी एक डर था। पिछले जन्म की यादें और उस नाम से जुड़ी बदनामी तुम्हें चैन नहीं लेने देती थी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था कि तुम्हें मिली यह लड़की वाकई इतनी मासूम हो सकती है। हर मर्द को उस ग्रीन क्राउन धोखे से डरता है, इसलिए शुरान के साथ रहते हुए तुमने हमेशा पीछे हटने का एक रास्ता खुला रखा था। पर साथ रहते रहते तुम्हें उसे थोड़ा प्यार तो हो ही गया था। और अब इस चेंग जिंगहंग का वापस आना, जिसका नाम पिछले जन्म की कहानियों में अक्सर उस एम्प्रेस के साथ जुड़ता था, तुम्हारे मन में उलझन पैदा कर रहा था। क्यों ना कोई बहाना बनाकर पहले डिवोर्स ले लिया जाए। ये तो एकदम अब्यूजिव नॉवेल के हीरो जैसा नाम है। भले ये मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, पर अगर इनके बीच कोई चक्कर हुआ तो मैं हर वक्त शुरान पर नजर नहीं रख सकता। दिमाग में एक ख्याल चल ही रहे थे, अभी तो इनकी मुलाकात भी नहीं हुई है और मेरे पास डिवोर्स का कोई ठोस कारण भी नहीं है। पर अगर इनके बीच जरा सी भी नजदीकी दिखी तो मैं तुरंत इसे छोड़ दूंगी। जब तक वो कागज मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड कहलाएगी। और उस सर्टिफिकेट के बिना वो हरा ताज मेरे सिर पर कभी नहीं सजेगा। बस यही सही रहेगा। तुम्हारे चेहरे के बदलते भावों को देख शुरन ने अपना हाथ तुम्हारे सामने हिलाया। पतिदेव, क्या सोच रहे हो? क्या तुम उस चेंग जिनहंग को जानते हो? क्या तुम्हारी उससे कोई पुरानी पहचान है? तुम्हारी उस अजीब नजर और भारी आवाज को सुनकर शुरान तुम्हारी टो टेस्टिंग को समझ गई। उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए सफाई दी, नहीं नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और शादी से पहले तुमने मेरे बारे में सब पता तो किया ही था। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और मर्द कभी नहीं रहा। जहां तक चेंग जिनहन की बात है, मैं और वह बस बचपन के खेल कूद के साथी थे। ज्यादा से ज्यादा उसे एक अच्छा दोस्त कह सकते हो। इतना कहकर वैन शुरान ने घबराते हुए तुम्हारा हाथ थाम लिया और अपना सिर तुम्हारे कंधे पर टिका दिया। वह नखरे से बोली, पतिदेव, आप प्लीज कुछ गलत मत सोचना। ओके। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। तुमने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे दोपहर को मुझे एक बार यूनिवर्सिटी जाना है। शाम की पार्टी का लोकेशन मुझे भेज देना, मैं सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। जी हाँ, अभी तुम जोंगहाई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। हालांकि इंटर्नशिप और वेन परिवार के रसूख की वजह से तुम्हें रोजाना कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब शुरन ने सुना कि तुम उसके साथ चलने को तैयार हो तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने वाली बात को उसने अनसुना कर दिया और जोश में तुम्हें एक किस करते हुए बोली, टू गुड पतिदेव, आखिर आप मेरे साथ किसी फंक्शन में चलने को मान ही गए। मैं बहुत खुश हूं। उसे इतना एक्साइटमेंट में देख तुमने बस बेबसी से सिर हिला दिया। तुम मुस्कुराए, कुछ ज्यादा ही नाटक नहीं हो गया? बस एक डिनर ही तो है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? शुरान ने मुंह फुलाया और उदास नजरों से तुम्हें देखते हुए शिकायत की, जनाब को बोलने में शर्म नहीं आती। डेटिंग से लेकर शादी तक मैंने आपको न जाने कितनी बार इनवाइट किया, पर आप हमेशा अनजान बन जाते थे, कभी हाँ ही नहीं की। मेरा मन था कि आपको अपने सर्कल के दोस्तों से मिलवाऊं, पर आपने कभी मौका ही नहीं दिया। शुरन की इन घुमावदार बातों और तानों को सुनकर तुम बस मुस्कुरा दिए। तुमने उसे अपनी बाहों में भरा और दिलासा देते हुए कहा, चलो अब गुस्सा छोड़ो। तुम्हें बताया ना, मुझे ऐसी बोरिंग पार्टीज और दिखावे वाली महफिलों से कितनी नफरत है। तुम्हारी सफाई के बावजूद शुरन का मूड पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। उसने मुंह फेर लिया और होंठ सिकोड़ कर बोली, हाँ, बहाने बनाने में तो आप एक्सपर्ट हैं। बाहर दुनिया के लिए आइस क्वीन मानी जाने वाली ये बॉस लेडी तुम्हारे सामने एक छोटी बच्ची की तरह नखरे कर रही थी। तुमने एक बार फिर बेबसी से सिर हिलाया। तभी शुरान का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और मुस्कुराते हुए खड़ी हुई, चलिए पतिदेव, ड्राइवर नीचे पहुंच चुका है। तुम भी उसके साथ कमरे से बाहर निकलकर नीचे आ गए। वहां वैन शुयाओ पहले से ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें देखते ही उसने उबासी ली और सोफे से उठते हुए बोली, दीदी, जीजू ने फिर आपको पीटा क्या? हर बार 2-3 घंटे तक धुलाई चलती है। आप में इतनी जान कहाँ से आती है कि इतना सहन कर लेती हैं? इससे पहले कि शुरन कुछ बोल पाती, वो तुरंत तुम्हारी तरफ मुड़ी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, जीजू, हमारे घर के हालात अच्छे हैं। अगर आपको वाकई दिमागी तौर पर मेंटल हेल्थ कोई परेशानी है तो हमें किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इतना कहकर उसने एक लंबी आ भरी और आगे कहा, डोमेस्टिक वायलेंस अच्छी बात नहीं है और मारपीट तो जुर्म है। सिर्फ इसलिए कि मेरी दीदी इसे बर्दाश्त कर लेती हैं, आप उन पर इतना जुल्म नहीं कर सकते। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन दीदी हार मान लेंगी।
उसकी ये गंभीर नसीहत सुनकर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए और शूरन का गोरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शुयाओं को घूर कर देखा और हकलाते हुए सफाई दी, वो बकवास बंद कर। तेरे जीजू ने मुझे नहीं मारा। पर शुया ने उसकी बात काटते हुए फिर आ भरी, दीदी मुझसे झूठ मत बोलो, आपकी वो चीखें पूरे घर में सुनाई देती हैं। दिक्कत है तो उसे शुरू में ही सुलझाना चाहिए, पैसों की कमी थोड़ी ना है। 2-3 घंटे लगातार लोहे का इंसान भी टूट जाए। तुम्हारा चेहरा अब गुस्से से काला पड़ चुका था। तुमने मुट्ठियां भींच ली। मन कर रहा था कि इस साली साहिबा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। वहीं तुम्हारे बगल में खड़ी शुरन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो कुछ सफाई देने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आया। वो अचानक शांत हुई और अपनी उस शर्मिंदगी को एक हथियार बनकर श्रेया की तरफ देखकर सिर हिलाने लगी। हाँ, तू सही कह रही है। तेरे जीजू वाकई थोड़े हिंसक वायलेंट हैं। जहां तक डॉक्टर की बात है, मैं उन्हें दिखा चुकी हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें जन्म से ही एंगर इशू है। डॉक्टर ने कहा कि इसे शांत किया जा सकता है पर जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए तेरी सलामती इसी में है कि तू अपने जीजू से दूर ही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन इनका दौरा पड़े और ये तुझे कूट दें। ये कहते हुए शुरन मन ही मन खुश थी। दरअसल वो काफी समय से इस बात से परेशान थी कि उसकी छोटी बहन हमेशा तुम पर डोरे डालती रहती है। उसे मारना या डांटना मुमकिन नहीं था। पर अब जब शुया ने खुद ही गलत फहमी पाल ली थी तो शुरन ने उसे सच मान लेने में ही भलाई समझी ताकि उसका सिरदर्द कम हो जाए। शुरन की बात सुनकर शुया ने तुम्हें शक भरी निगाहों से देखा। फिर वो हार मानकर बुदबुदाई, खैर, अगर बीमारी का इलाज नहीं है तो मुझे भी ये मंजूर है। आखिर मैं ये गे को इतना पसंद जो करती हूँ। भले ही कीमत थोड़ी भारी है, पर अगर मेरी दीदी ये सब सह सकती हैं तो सगी बहन होने के नाते मुझमें भी उतनी ही सहन शक्ति होगी। आखिर खून तो एक ही है। ये गे, अगली बार जब आप मुझ पे हाथ साफ करें तो प्लीज थोड़ा रहम दिखाना। 2-3 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत दर्द होगा। वेंशुयाओ, अहो भाग्य, वो तुम्हारे जीव हैं। होश में आओ। शुरन गुस्से में चिल्लाई। बाहर इतने लड़के हैं, तुम घर की मुर्गी पर ही क्यों नजर गड़ाए बैठे हो? दीदी को भड़का हुआ देख शुया तुरंत पीछे हटी और सहम कर बोली, पर जब ये ने बचपन में हमारी जान बचाई थी तब तो हम सब ने तय किया था ना कि हम सब उन्हें पसंद करेंगी। दीदी फिक्र मत करो, मैं सौतन सेकंड वाइफ बनकर रहने को भी तैयार हूँ। इतना कहते ही उसकी आवाज और धीमी हो गई। वैसे भी मैं छोटी ही हूँ, और इंटरनेट पर भी तो यही कहते हैं ना कि साली की आधी खैर। मैं तो बस पुरानी परंपराओं का पालन कर रही हूँ। ये सुनकर तुम्हारा गुस्सा बेबसी में बदल गया। पर बगल में खड़ी शुरन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, मानो भी हमला कर देगी। ये देख तुमने तुरंत उसका हाथ थामा और उसे शांत किया। चलो चलो, शांत हो जाओ। शुयाओ बस मजाक कर रही है, 18 साल की बच्ची है, उससे क्या पता वो क्या कह रही है। चलो, ड्राइवर काफी देर से इंतजार कर रहा है। इतना कहकर तुमने शुया को इशारा किया कि वो फौरन यहाँ से निकल जाए। शुया तुम्हारा इशारा समझ गई और दीदी का गुस्सा देख उसने एक चिढ़ाने वाला चेहरा बनाया और बाहर की तरफ भाग गई। उसके जाने के बाद भी शुरन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गुस्से में उसकी तेज चलती सांसें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। सच में खूबसूरत औरतें गुस्से में भी कमाल लगती हैं। वेन शुरान, एक असली प्रेडिटर शिकारी। तभी शुरान तुम्हारी तरफ मुड़ी और मासूमियत से शिकायत करने लगी, पतिदेव देखो इसे, इसमें लड़कियों वाली कोई नजाकत ही नहीं है। कौन सी साली अपने जीजू पे नजर रखती है? इसने मेरा खून खौला दिया है। तुमने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। तुमने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, अब छोड़ो भी। श्रिया बस एक बच्ची है। वह मेरे लिए जो महसूस करती है वह बस उस पुराने एहसान की वजह से है। एक छोटी बच्ची की बातों को दिल पर मत लगाओ। इतना कहते ही तुम्हारे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुमने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, वैसे भी तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी छोटी मोटी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस बड़ी और शानदार चीजें पसंद हैं जिन्हें एक हाथ से संभालना मुश्किल हो। और कोई शक मत रखना, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। इतना कहते ही तुमने शरारत में अपना हाथ बढ़ाया और उन शानदार कर्व्स को महसूस किया। पल भर के लिए तुम्हारी धड़कनें तेज हो गईं और तुम्हारा मन मचलने लगा। क्या ये कोई नया सुपर एवोल्यूशन है? वाकई कमाल है। तुम्हारी शरारती बात पर शुरन ने तुम्हें घूर कर देखा, पर फिर धीरे से तुम्हारे हाथ पर एक चपत मारी और नखरे से बोली, प्रतिदेव, बस आपको पसंद आना चाहिए। 1 घंटे बाद तुम शहर के क्लाउड पैलेस पहुंच गए। पतिदेव, शाम को पार्टी में जरूर आना, भूलना मत। एक काली मैबा कार की खिड़की नीचे करते हुए शुरन ने तुम्हें विदा किया। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो। तुम मुस्कुराए। शुरन के जाने के बाद तुम श्रेया की तरफ मुड़े जो अभी भी मुंह फुलाए खड़ी थी।
तुम हंसे क्यों? अब पता चला डर क्या होता है। जब तक दी से डांट ना खा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। श्रेया ने हाँ किया और पूरी अकड़ के साथ बोली, मैं उससे नहीं डरती, मैं तो बस उसकी झूठी अकड़ देख तुमने मुस्कुराते उसका सिर सहलाया। ठीक है, अब दीदी से बहस करना बंद करो। तुम अब बड़ी हो गए हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तुम्हारी अपनी एक खूबसूरत लाइफ होगी, तुम्हें कई तरह के लड़के मिलेंगे। इसलिए अब अपनी जबान पर हमेशा मेरा नाम जीव रखना बंद करो, वरना जो लड़के तुम्हें पसंद करते होंगे वे गलत समझ बैठेंगे। तुम उसे एक बड़े भाई की तरह समझा रहे थे। तुम्हारे दिल में श्रेया एक छोटी बहन जैसी थी, वह वही छोटी बच्ची थी जिसे तुमने सालों पहले बचाया था। तुम चाहते थे कि यह मासूम और चुलबुली लड़की हमेशा खुश रहे। पर तुम्हारी ये नसीहत सुनते ही श्रेया की आंखें भर आईं और आंसू टपकने लगे। जीजू, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? उस दिन जब आप हमें बचाने के लिए अकेले उन गुंडों से भिड़ गए थे, तब तो आपने मुझे कभी नहीं डांटा। और अब क्या आप वाकई इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि मुझे अपने पास नहीं देखना चाहते? उसकी ये दर्द भरी दास्तान सुनकर तुमने बेबसी से आंखें मूंद ली। तुम हाथ कमर पर रखकर उसे अजीब नजरों से देखने लगे। रुको, बस करो, मुझे माफ करो भाई। अगर तुमने ऐसे ही ड्रामे चालू रखे तो दुनिया को लगेगा कि मैं कोई बहुत बड़ा धोखेबाज हूं। तुमने उसके माथे पर धीरे से एक चपत लगाई और आगे कहा, मैं जो कह रहा हूं क्या वो तुझे उर्दू लग रही है? तुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता? श्रेया ने अपना माथा सहलाया और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह नखरे से बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो आपके पीछे ही पड़ी रहूंगी। मुझे कोई और लड़का नहीं चाहिए। मेरी उम्र के लड़के तो मुझे छोटे बच्चे लगते हैं। मुझे तो जीजू जैसा सिक्योरिटी देने वाला मर्द चाहिए। इतना कहकर उसने कमर पर हाथ रखे और तुम्हें चुनौती दी। जीजू, अगर आपने मुझे ठुकराया तो मैं सबको बता दूंगी कि आप एक धोखेबाज हो, और मेरी जैसी प्यारी बच्ची की बात पर सब यकीन करेंगे, क्योंकि कोई इतनी प्यारी लड़की अपनी इज्जत का मजाक क्यों उड़ाएगी? तुमने फिर उसके माथे पर एक चपत मारी और हंसते हुए बोले, जरा बता तो सही, मैं धोखेबाज कहाँ से हूं? बाहर तो मेरी इमेज एक शरीफ और भरोसेमंद इंसान की है। इतना कहते ही तुमने उसके गाल खींच लिए। श्रेया ने मुंह बनाया और बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा छुड़ाया। वह गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता, बस इतना समझ लो कि अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं कुछ भी कर बैठूंगी। इस जन्म में तो आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम बस फीकी मुस्कान के साथ एक लंबी आ भर पाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे और अपने हॉस्टल के कमरे के दरवाजे पर थे। जैसे ही तुम अंदर घुसे तुमने देखा कि कमरे के वो तीन लड़के, जिन्हें पूरे कॉलेज की लड़कियां टॉप 3 हैंडसम बॉय स्कूल ग्रास कहती थीं, बड़ी अफरा तफरी में कुछ तैयारी कर रहे थे। उन्हें इतना बिजी देख तुमने हैरानी से पूछा, अबे तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं भागने की तैयारी है क्या? तुम्हारी आवाज सुनते ही तीनों पीछे मुड़े। नंबर 2 हैंडसम सॉन्ग जी हैंग तुरंत तुम्हारे पास आया और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वह बोला, भाई शुक्र है तू आ गया, जल्दी आ, बस तेरा ही इंतजार था। सॉन्ग जी हैंग तुम्हें घसीटकर कमरे के बीचों बीच एक स्टूल पे बैठा देता है। तभी नंबर 3 जांग श्वन और वो शांत स्वभाव वाला नंबर 4 ये शिंची भी तुम्हारे चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। अपने इन तीनों रूममेट्स को ऐसे घेरा बनाए देख तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी तुम्हें कुछ याद आता है और तुम अपने सीने पर हाथ रखकर बड़ी मासूमियत और डर के साथ फुसफुसाते हो, भाइयों प्लीज ऐसा मत करो, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही उन तीनों के चेहरे काले पड़ गए। सॉन्ग जिहेंग ने चिढ़कर कहा, अबे क्या सोच रहा है, हम इतने भी कंगाल नहीं हुए हैं। अब मजाक छोड़ और सीरियस हो जा, बात गंभीर है ये। एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। ये शिंची ने सबको एक बार देखा, लंबी सांस ली और बोला, दिक्कत मेरे साथ है और मुझे आप तीनों भाइयों की मदद चाहिए। तुम्हारी वह तन गई और तुमने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारी दादी के हॉस्पिटल के बिल एक्सपेंसेस का चक्कर है? ये शिंची ने सिर हिलाकर मना किया। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे वह जो कहना चाहता है उसे कहने में उसे बहुत शर्म आ रही हो। तभी सॉन्ग जिहेंग ने उसकी हिचकिचाहट को समझा और तुम्हारी तरफ मुड़कर बताया, ये गे, तुझे शिंची और सॉन्ग चिंघे के रिश्ते के बारे में तो पता ही होगा। अब ये सारी मुसीबत उसी की वजह से शुरू हुई है। तुम्हारे माथे पर फिर बल पे। तुम उलझन में सॉन्ग जीहेंग की तरफ देखने लगे। ये शिंची और सॉन्ग चिंह का रिश्ता पूरे कॉलेज में मशहूर था। लोग समझते थे कि शिंची बस उस अमीर लड़की सॉन्ग चिंह का एक पिछलगू या टाटू सिंप है। कॉलेज के बाहर की दुनिया के लिए ये एक अमीर शहजादी और एक गरीब लड़के के बीच का अजीब खेल था। पर तुम चारों रूममेट्स जानते थे कि यह सिर्फ एक बिजनेस डील है।
अबे तो क्या हुआ? उस अमीर बुड्ढे सॉन्ग फैमिली का हेड के साथ शिंची की डील तो सही चल रही थी ना? क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, या शिंची को वाकई उस लड़की से प्यार हो गया है, या फिर उस बुड्ढे ने कोई नई चाल चली है? तुमने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। ये सुनकर ये शिंची का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, मानो वह कुछ कह नहीं पा रहा हो। ये देख तुम्हारी आंखें फटी रह, तुम तुरंत खड़े हुए और शिंची के कंधे पर हाथ रखकर बड़े भाई की तरह समझाने लगे। बेटे, उस लड़की का पानी बहुत गहरा है, तू उसे संभाल नहीं पाएगा। मेरी मान, उसे भूल जा। कुछ दिन रुक, मैं तुझे उससे भी अच्छी लड़की से मिलवाऊंगा। तुम्हारी गलत फहमी देखिए, शिंची ने बेबसी से हाथ हिलाए। नहीं नहीं, ये आप गलत समझ रहे हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सॉन्ग जहंग ने उसकी हिचकिचाहट देखा भरी। छोड़ शिंची, मैं समझाता हूं। और भाई, ये घबराहट में हकलाने वाली आदत छोड़ दे, वरना कैसे काम चलेगा। फिर सॉन्ग तुम्हारी तरफ मुड़ा और बोला, ये सॉन्ग चिन्हा ने इस बार शिंची से एक ऐसी मांग की है जो बड़ी अजीब और घटिया है, इसीलिए शिंची को तुझे बताने में शर्म आ रही थी। तुमने सिर हिलाया और उसे आगे बोलने का इशारा किया। देख भाई, शिंची और उस सॉन्ग परिवार के बुड्ढे के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में तो तुझे पता ही है। उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज शर्त है कि शिंची को इन 4 सालों में सॉन्ग चिन्ह की हर जायज नाजायज मांग पूरी करनी होगी। तुमने फिर सिर हिलाया। तुम्हें इस डील का पहले से पता था? हाँ, मुझे पता है। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धंधा तो धंधा है। तुम्हारी सहमति देख सॉन्ग जिंग ने एक गहरी सांस ली। पर इस बार उस लड़की ने शर्त रखी है कि आज शाम 6 बजे शिंची को कॉलेज के खेल के मैदान ग्राउंड में सबके सामने उसे प्रपोज करना होगा। और शर्त यह भी है कि उसे हम तीनों को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। सॉन्ग जिहन की बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। ये शिंची तुम तीनों की तरफ बड़ी शर्मिंदगी और उम्मीद से देख रहा था। तभी सॉन्ग जिहन ने आगे कहा, मैंने और जियांग शुन ने तो हाँ कर दी है, अब बस तेरा इंतजार है। ये ग तू क्या कहता है? अपने तीनों दोस्तों को खुद पर नजरें गड़ाए देख तुम मुस्कुराए और तुमने सिर हिलाया। ठीक है, आखिर हम 4 स्कूल ग्लासेस का नाम इस्तेमाल करके वो लड़की अपनी टशन दिखाना चाहती है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तैयार हो जाओ मुझे बता देना। यह सुनकर शिंची ने चैन की सांस ली, और जैसे वह शुक्रिया कहने वाला था, तुम्हारी आवाज फिर गूंजी। 1 मिनट शिंची, जब सॉन्ग चिन्हा ने ये मांग रखी, तो क्या तुमने उस बुढ़े को इसके बारे में बताया? मैं और वह बस बचपन के दोस्त हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम उसे एक अच्छा दोस्त कह सकते हो। इतना कहकर वेन शुरान ने घबराते हुए तुम्हारा हाथ थाम लिया। उसने प्यार से अपना सिर तुम्हारे कंधे पर टिकाया और बोली, हस्बैंड, तुम कुछ गलत मत सोचना। ओह, कुछ नहीं सोच रहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। तुमने बात आगे बढ़ाई। हाँ, एक बात और, दोपहर को मुझे एक बार यूनिवर्सिटी जाना है। रात की पार्टी का लोकेशन मुझे भेज देना, मैं सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल। तुम अभी जोंगहाई यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। हालांकि इंटर्नशिप और वेन फैमिली के रुतबे के कारण तुम्हें अक्सर यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर कि तुम पार्टी में उसके साथ चलने को तैयार हो, वेन शुरान खुशी से झूम उठी। यूनिवर्सिटी जाने वाली तुम्हारी बात को उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने खुशी से तुम्हें किस किया और एक्साइटमेंट में बोली, टू गुड हस्बैंड, आखिर तुम मेरे साथ पार्टी में चलने के लिए मान ही गए। मैं बहुत खुश हूं। उसे इतना खुश और एक्साइटेड देखकर तुमने बेबसी से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो, बस एक पार्टी ही तो है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? वेन शुरन ने मुंह फुलाया और उदास नजरों से तुम्हें देखते हुए शिकायत की, जनाब को बोलने में शर्म नहीं आती? डेटिंग से लेकर शादी तक मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार इनवाइट किया, पर कुछ लोग बस अनजान बनने की एक्टिंग करते हैं, कभी हाँ ही नहीं की। मेरा मन था कि मैं तुम्हें अपने सर्कल के दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाऊं, पर मुझे कभी चांस ही नहीं मिला। उसकी इन घुमावदार बातों और तानों को सुनकर तुम बस मुस्कुरा दिए। तुमने उसे अपनी बाहों में भरा और दिलासा देते हुए कहा, चलो अब गुस्सा छोड़ो। तुम्हें पता है ना, मुझे इन बोरिंग पार्टीज और दिखावे से कितनी नफरत है, पर तुम्हारी इस सफाई से वेंचुरान का मूड पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। उसने अपना मुंह फेर लिया और गुस्से में लाल होठों को सिकोड़ते हुए फुसफुसाई, एक्सक्यूजेस बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो। बाहर की दुनिया के लिए आइस क्वीन और हाई एंड कोल्ड सीईओ मानी जाने वाली ये लड़की तुम्हारे सामने एक छोटी बच्ची की तरह नखरे कर रही थी। तुमने एक बार फिर बेबसी से सिर हिलाया। तभी वैन शुरान का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। चलो हस्बैंड,
ड्राइवर नीचे पहुंच चुका है। तुमने सिर हिलाया। उसके साथ कमरे से बाहर निकलकर तुम नीचे आ गए। उस वक्त वेंशुयाओ पहले से ही लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। तुम दोनों को बाहर आता देख उसने उबासी ली और सोफे से उठते हुए बोली, दीदी, जीजू ने फिर तुम्हारी पिटाई की क्या? हर बार 2-3 घंटे तक धुलाई चलती है। तुम मार खाने में इतनी स्ट्रांग कब से हो गई? इससे पहले कि वेंशुरान कुछ बोल पाती, वह तुरंत तुम्हारी तरफ मुड़ी और मिन्नतें करते हुए बोली, जीजू, हमारी फैमिली की कंडीशंस अच्छी हैं। अगर आपको सच में कोई मेंटल इशू है तो हमें जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इतना कहकर उसने एक लंबी आ भरी और अपनी बात जारी रखी, डोमेस्टिक वायलेंस अच्छी बात नहीं है, और वायलेंस तो एक क्राइम है। सिर्फ इसलिए कि मेरी दीदी बर्दाश्त कर लेती हैं आप उन पर इतना जुल्म नहीं कर सकते। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन दीदी हार मान लेगी। उसकी यह गंभीर नसीहत सुनकर तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए और वेन शुयान का गोरा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसने वेन शुया को घूर कर देखा और हकलाते हुए सफाई दी, बकवास मत कर, तेरे जीजू ने मुझे नहीं मारा। पर उसकी इस सफाई पर वेन शुया ने एक और आ भरी और तुरंत कहा, दीदी, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारी वो जानवरों जैसी चीखें पूरी बिल्डिंग में सुनाई देती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी सॉल्व करना चाहिए। घर में पैसों की कोई कमी थोड़ी है। 2-3 घंटे यार, लोहे का इंसान भी टूट जाए। तुम्हारा चेहरा अब तक गुस्से से पूरी तरह काला पड़ चुका था। तुमने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मन कर रहा था कि इस साली का मुंह हमेशा के लिए टेप से बंद कर दो। वहीं तुम्हारे बगल में खड़ी वेंशुरन का चेहरा सेब की तरह लाल हो चुका था। उसने मुंह खोला, शायद वो कुछ और सफाई देना चाहती थी, लेकिन बोलते बोलते अचानक उसे कुछ याद आ गया। अपने लाल टमाटर जैसे चेहरे के साथ उसने मानो कुछ समझते हुए वेन शुयाओ की बात से सहमति जताई और सिर हिलाकर बोली, हाँ, हाँ, तू सही कह रही है। तेरा जीजू सच में एक वायलेंट इंसान है। जहां तक डॉक्टर की बात है, मैं उसे बहुत पहले दिखा चुकी हूं। डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें जन्म से ही एंगर इश्यू है। इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह ठीक नहीं। इसलिए तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए यही बेहतर है कि तुम मेरी परमिशन के बिना अपने जीजू से ज्यादा क्लोज मत होना। क्या पता किसी दिन इनका दौरा पड़े और ये तुम्हें भी कोड दें। ये सब बोलकर वेन शुरन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अपनी छोटी बहन का तुम पर लाइन मारना उसे बहुत इरिटेट करता था, लेकिन सगी बहन होने के नाते वो ना तो उसे मार सकती थी और ना ही डांटने का कोई फायदा था। अब जब बहन ने खुद ही इतनी बड़ी गलत फहमी पाल ली थी तो क्यों ना इस गलत फहमी को सच साबित कर दिया जाए, ताकि रोज का सिरदर्द ही खत्म हो। वेन शुरान की बात सुनकर वेन शुयाओ ने तुम्हें शक भरी और अजीब नजरों से देखा। कुछ पल बाद उसने हार मान लेने वाले अंदाज में फिर एक गहरी सांस ली और बोली, खैर, अगर ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो मुझ बस इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आखिर मैं ईगो को इतना पसंद जो करती हूँ, भले ही इसकी कीमत थोड़ी भारी है, लेकिन जब दीदी इतना सब बर्दाश्त कर सकती हैं तो सगी बहन होने के नाते मुझ में भी उतनी ही सहने की पावर होगी। ये गे, फ्यूचर में जब आप मुझ पर हाथ साफ करें तो क्या आप अपनी पावर थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं? 2-3 घंटे बहुत दर्द होता है। वेन शुयाओ, वो तेरा जीजू है, होश में आ। वेन शुरान गुस्से में फटी जा रही थी। बाहर इतने सारे मर्द पड़े हैं, तू घर के ही इंसान के पीछे क्यों पड़ी है? अपनी बहन को भड़कता देख वेन शुयाओ तुरंत एक कदम पीछे हट गई। उसने कछुए की तरह अपना सिर सिकोड़ा और धीमी आवाज में बोली, पर जब सालों पहले ये गे ने हम सबको बचाया था, तब तो हम सब ने तय किया था ना कि हम सब मिलकर ये गे को पसंद कर सकते हैं। दीदी रिलैक्स रहो, ज्यादा से ज्यादा मैं छोटी बनकर रह लूंगी। इतना कहते ही उसकी आवाज और धीमी हो गई। वैसे भी मैं तो छोटी ही हूँ, और इंटरनेट पर भी तो यही कहते हैं ना कि साली की आधी खैर। मैं तो बस पुरानी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही हूँ। ये सब सुनकर तुम्हारा चेहरा जो पहले गुस्से से काला था अब पूरी तरह से बेबस हो चुका था। लेकिन तुम्हारे बगल में खड़ी वेन शुलान अब बर्दाश्त की सारी हदें पार कर चुकी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसने मारने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली थी। ये देखकर तुमने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे शांत करते हुए कहा, चलो चलो शांत हो जाओ, शुया बस मजाक कर रही है। 18 साल की बच्ची है, उसे क्या पता वो क्या कह रही है। चलो, ड्राइवर काफी देर से हमारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर तुमने तुरंत वेन शुयाओ को एक इशारा किया कि वो फौरन वहां से निकल जाए। तुम्हारा इशारा और अपनी दीदी का खूंखार रूप देखकर वेन शुयाओ तुरंत बात समझ गई। उसने शुरन को चिढ़ाते हुए जीभ निकाली और तेजी से बाहर भाग गई।
उसके जाने के बाद भी वेंचुरन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी हाँफ रही थी, गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होते उसके सीने का वो नजारा किसी खूबसूरत सीनरी से कम नहीं था, जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह गईं। वाकई खूबसूरत औरतें गुस्से में भी क्या कमाल लगती हैं। रुयान एम्प्रेस, मैच्योर औरतों में सबसे टॉप टायर प्रेडिटर, परफेक्ट। तभी वेंचुरन ने तुम्हारी तरफ देखा और बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोली, हस्बैंड, तुमने उसे देखा? उसमें लड़कियों जैसी कोई तमीज ही नहीं है। कौन सी साली रोज रोज अपने जीजू पर लाइन मारती है? उसने मेरा खून खौला दिया है। तुमने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, बस करो अब। शुयाओ एक छोटी बच्ची है, वो मेरे जो भी फील करती है वो बस उस पुराने इंसिडेंट का असर है। उसके दिल में बस ग्रैटिट्यूड है। एक बच्ची की बातों पर इतना गुस्सा होना बेकार है। इतना कहते ही तुम्हारे चेहरे पर एक शरारती हरामी सी मुस्कान आ गई। तुमने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे इस तरह के छोटे एयरपोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस बड़ी चीजें पसंद है जिन्हें एक हाथ से हैंडल करना मुश्किल हो। और कोई शक मत रखा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। अपनी बात खत्म करते ही तुमने शरारत से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उन पहाड़ों को नापने लगे। पल भर में ही तुम्हारे हाथों में वो भारी और विशाल चीजें आ गईं जिन्हें समेटना सच में मुश्किल था। एक ही सेकंड में तुम्हारी नीयत डोलने लगी और दिल पागल होकर सोचने लगा, क्या ये फिर से सुपर रेवोल्यूशन होने वाला है? डरावना है भाई। तुम्हारी इस शरारती हंसी को सुनकर वेंचुरन ने तुम्हें घूर कर देखा। फिर उसने अपने जिस्म पर घूमते तुम्हारे गोरे हाथों पर हल्के से चपत लगाई और नखरे से बोली, हस्बैंड को पसंद आना चाहिए। बस 1 घंटे बाद मोडू के क्लाउड पैलेस में। हस्बैंड, शाम को पार्टी में मेरे साथ चलना मत भूलना। बाय बाय। एक ब्लैक मेबाक कार का शीशा नीचे करते हुए वेंचुरा ने तुम्हें विदा किया, क्योंकि तुम पहले ही कार से उतर चुके थे। पता है, रिलैक्स रहो। तुमने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वेंचुरान के जाने के बाद तुम पीछे मुड़े और पास खड़ी उदास वेंचुयाओ को देखा। तुमने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, अब डर लग रहा है? जब तक तुम्हारी दीदी तुम्हें अच्छे से धो ना दे तुम्हें सुकून नहीं मिलता। वेंचुया ने हाँ करते हुए अपना मुंह फुला लिया और पूरी अकड़ के साथ जवाब दिया, मैं उससे नहीं डरती, मैं तो बस। उसकी इस झूठी अकड़ को देखकर तुमने हंसते हुए उसके छोटे से सिर को सहलाया। ठीक है, ठीक है, अब फ्यूचर में अपनी दी से बहस करना बंद करो। तुम अब बड़ी हो गई हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो। आगे चलकर तुम्हारी एक खूबसूरत कॉलेज लाइफ होगी जिसमें तुम्हें अलग अलग तरह के लड़के मिलेंगे। इसलिए अब हर वक्त अपनी जुबान पर मेरा यानी अपने जीजू का नाम मत रखा करो, वरना वक्त के साथ जो लड़के तुम्हें सच में पसंद करते होंगे वो भी गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। तुमने बड़ी कोमलता से उसके सिर को सहलाते हुए एक बड़े भाई की तरह उसे समझाया। तुम्हारे दिल में तुम्हारे सामने खड़ी वेंचुया और तुम्हारी अपनी छोटी बहन जैसी थी। वो तुम्हारी साली है, इस बात को साइड भी कर दें, तब भी वो वही मासूम बच्ची थी जिसे तुमने एक बार गुंडों से बचाया था। तुम दिल से चाहते थे कि ये भोली और प्यारी बच्ची हमेशा खुश रहे। पर तुम्हारी ये बातें सुनकर वेंचुयाओ की आंखें अचानक लाल हो गईं और आंसू छलकने लगे। जीजू, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? ओह, उस वक्त जब आप हमें बचाते हुए छुप रहे थे, और आखिर में जब आपने अकेले उन गुंडों का सामना किया था, तब भी आपने मुझे कभी नहीं डांटा। और अब क्या आप सच में इतने बेरहम हो गए हैं कि मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते? उसकी इस रोने धोने वाली ओवर एक्टिंग को देखकर तुमने तुरंत अपनी आंखें घुमा ली। तुमने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और उसे एक अजीब नजरों से देखते हुए कहा, स्टॉप, बस करो। मान लिया भाई, मैं हार गया। अगर तुमने ऐसे ही फालतू बकवास जारी रखी तो मुझे खुद पर शक होने लगेगा कि कहीं मैं कोई फकबॉय तो नहीं हूं जिसने तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ दिया हो। इतना कहकर तुमने उसके माथे पर एक हल्की सी चपत लगाई और बोले, मैं जो बोल रहा हूं, क्या वो कोई एलियन लैंग्वेज है? तुम्हें मेरी एक भी बात समझ क्यों नहीं आ रही? वेंचुयाओ ने तुम्हारे मारे हुए माथे को सहलाया और अचानक आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और पूरे नखरे से बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस आपसे ही चिपक कर रहूंगी। मुझे कोई अलग अलग तरह के लड़के नहीं चाहिए। मेरी उम्र के वो क्लासमेट्स मुझे एकदम छोटे बच्चे लगते हैं। मुझे तो सिर्फ जीजू जैसा सिक्योर मर्द चाहिए। इतना कहकर उसने अपने हाथ कमर पर रख लिए, जिसे वो तुम्हें पूरी तरह फंसा चुकी हो। जीजू, अगर आपने मुझे ठुकराने की कोशिश की तो मैं मुड़ते ही पूरे शहर में हल्ला मचा दूंगी। सबको बता दूंगी कि आप एक धोखेबाज हो। और बिलीव मी, सब मेरी ही बात का यकीन करेंगे।
आखिर मेरी जैसी क्यूट लड़की अपनी इज्जत का मजाक क्यों बनाएगी? तुमने फिर से उसके छोटे से माथे पर एक चपत लगाई और हंसते हुए बोले, जरा बताना तो, मैं धोखेबाज कहाँ से हूँ? बाहर की दुनिया में मेरा स्टेटस एक सच्चे और भरोसेमंद इंसान का है। बात खत्म करते करते तुमने उसके क्यूट से गालों को जोर से खींच लिया। वेनशुया ने मुंह फुलाते हुए बड़ी मुश्किल से तुम्हारे हाथों से अपना चेहरा छुड़ाया। वो गुस्से में भरकर बोली, मुझे नहीं सुनना कुछ। अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं पक्का ऐसा ही करूंगी। इस जन्म में तो आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुमने बस फीकी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और एक लंबी आह भरते हुए कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद जब तुम यूनिवर्सिटी वापस लौटे तो तुम सीधा अपने हॉस्टल रूम के सामने पहुंचे। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, तुमने देखा कि कॉलेज की लड़कियों के बीच दो, तीन और फोर्थ रैंक के स्कूल ग्रास के नाम से मशहूर तुम्हारे तीन रूममेट्स बड़ी जल्दबाजी में कुछ तैयारी कर रहे थे। वो सब इधर उधर भाग रहे थे। ये नज़ारा देखकर तुमने हैरानी से पूछा, ओए तुम लोग क्या कर रहे हो बे? भागने की तैयारी है क्या? तुम्हारी आवाज सुनते ही वो बिजी तीनों लड़के तुरंत पीछे मुड़े। नंबर 2 रैंक का हैंडसम बॉय सॉन्ग जी हैंग सीधे आगे आया और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वो घबराते हुए बोला, बिग ब्रदर, शुक्र है तुम आ गए। जल्दी आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार था। सॉन्ग जिहेंग तुम्हें घसीटता हुआ रूम के बीचों बीच ले गया और एक स्टूल पे बिठा दिया। तभी नंबर 3 रैंक का जियांग शुआन और आमतौर पर शांत रहने वाला नंबर 4 रैंक का ये शिंगजी भी तुरंत तुम्हारे चारों तरफ खड़े हो गए। अपने तीनों रूममेट्स को ऐसे खुद को घेरते हुए देखकर तुम्हारे मन में एक गहरी कंफ्यूजन छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, तुम्हें अचानक कुछ ख्याल आया। तुमने अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए और एक डरी हुई बेबस लड़की जैसी एक्टिंग करते हुए धीमी आवाज में फुसफुसाया, भाई प्लीज ऐसा मत करो, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी ये बकवास सुनते ही कमरे के तीनों लड़कों का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सॉन्ग जिहेंग ने चिढ़ते हुए गाली दी, क्या घटिया सोच रहा है बे? हम स्कूल ग्रास फैमिली वाले हैं, हमें इतनी भी भूख नहीं लगी है। अच्छा बस करो, ये गे मजाक बंद करो, बहुत सीरियस काम है। अब क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? तुमने पूछा। ये शिंशी ने बाकी दोनों रूममेट्स की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, दिक्कत मेरे साथ हो गई है। मुझे आप तीनों ब्रदर्स की मदद चाहिए। तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। तुमने इंस्टिंक्टिवली पूछा, क्या तुम्हारी दादी के हॉस्पिटल बिल्स का कोई चक्कर है? ये शिंशी ने अपना सिर हिलाकर मना किया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर उसकी नजरें उलझन में तुम्हें देख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जो बात वो कहना चाहता है उसे बोलने में उसे बहुत शर्म आ रही है। तभी बगल में खड़े सॉन्ग जिंग ने शिंशी की घबराहट को नोटिस कर लिया। उसने ही कमान संभालते हुए तुम्हें एक्सप्लेन करना शुरू किया, ये शिंशी और सॉन्ग चिन्हा का स्टेटस तो तुम्हें पता ही है ना। अब ये सारी मुसीबत की जड़ उसी लड़की से शुरू हुई है। तुम्हारी भौएं फिर से तन गई। तुमने कंफ्यूजन के साथ सॉन्ग जिहान को देखा। ये शिंशी और सॉन्ग चिन्हा के रिश्ते के बारे में वैसे तो पूरा कॉलेज जानता था। सब उसे सॉन्ग चिन्हा का सिम्प या उसका पालतू कुत्ता मानते थे। कॉलेज के उन सभी लोगों के लिए जिन्हें सच्चाई नहीं पता थी, उनके रिश्ते की यही इमेज थी। लेकिन तुम चारों, जो पिछले 4 साल से एक ही रूम में रह रहे थे, अच्छी तरह जानते थे कि ये सिर्फ एक अमीर खानदान की बिग मिस और एक गरीब लड़के के बीच का एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था। अबे तो क्या हुआ? एक शिंची और सॉन्ग फैमिली के उस बुड्ढे के बीच की डील तो सही चल रही थी ना? क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, या फिर शिंची को सच में उस अमीरजादी से प्यार हो गया है, या उस बुड्ढे ने कोई नई घटिया चाल चली है? बोलते बोलते तुमने अजीब और उलझी हुई नजरों से शिंची की तरफ देखा। तुम्हारी इस अजीब नजर को देखकर ये शिंची का चेहरा शर्म से लाल हो गया, मानो वो अंदर ही अंदर घुट रहा हो लेकिन कुछ बोल ना पा रहा हो। यह हालत देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम तुरंत स्टूल से खड़े हुए और शिंगी के कंधे को थपथपाते हुए एक बड़े भाई की तरह समझाने लगे, मेरे भाई, उस औरत का पानी बहुत गहरा है, तू उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। अपने भाई पर भरोसा कर और उसे भूल जा। कुछ दिन रुक, तेरा भाई तुझे उससे भी कड़क लड़की से मिलवाएगा। ये देखकर कि तुमने पूरी सिचुएशन को ही गलत समझ लिया है, ये शिंगशी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उसने हकलाते हुए सफाई दी, वाह ये जी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सॉन्ग जहन ने उसे घबराहट में हकलाते हुए देखकर एक गहरी आह भरी। छोड़ दे शिंगशी, मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ।
लेकिन भाई तेरी ये टेंशन में हकलाने वाली आदत तुझे बदलनी पड़ेगी। इसे जल्दी खत्म कर वरना आगे बहुत दिक्कत होगी। ये कहकर सॉन्ग जिहिन तुम्हारी तरफ घूमा और बोला, ये जे। वो सॉन्ग चिन्हे ने इस बार शिंशी के सामने एक बहुत ही घटिया डिमांड रखी है। इसीलिए शिंशी को तुम्हें बताने में शर्म आ रही थी। तुमने सिर हिलाया और उसे आगे बोलने का इशारा किया। सीन कुछ ऐसा है ना, शिंशी और उस सॉन्ग फैमिली के बुड्ढे के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है। उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज है कि शिंची को इन 4 सालों के अंदर सॉन्ग चिन्हे की हर डिमांड को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से मानना होगा। तुमने फिर से सिर हिलाया। तुम्हारे चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें उस अग्रीमेंट के बारे में 70 to 80% बातें पहले से पता थीं। मुझे पता है इसमें गलत क्या है, पैसा कमाना है भाई, बिजनेस में कोई शर्म नहीं होती। तुम्हारी बात पर सहमति जताते हुए सॉन्ग जिंग ने फिर एक गहरी सांस ली। लेकिन इस बार उस चुड़ैल ने डिमांड रखी है कि आज शाम 6 बजे शिंशी को कॉलेज के प्लेग्राउंड में जाकर सबके सामने उसे प्रपोज करना होगा। और उसने स्पेशली कहा है कि उसे हम तीनों को भी साथ लाना होगा। सॉन्ग जिहेन की बात खत्म होते ही रूम में कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। ये शिंशी बहुत ही शर्मिंदगी के साथ तुम तीनों की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे का गिल्ट साफ नजर आ रहा था। तभी सॉन्ग जिहन ने आगे कहा, मैंने और जियांग शुअन ने सोच समझकर हाँ कर दी है। अब पता नहीं ये तुम्हारी क्या मर्जी है। अपने तीनों रूममेट्स को टकटकी लगाए अपनी तरफ घूरते देख तुमने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। डन है। बस पीछे खड़े रहकर सपोर्ट ही तो करना है ना। अपने 4 स्कूल ग्लास का नाम यूज करके वो लड़की थोड़ा शो ऑफ करना चाहती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम लोग रेडी हो जाओ मुझे बुला लेना। तुम्हारी हाँ सुनते ही ये शिंची ने राहत की एक बड़ी सांस ली। वो तुम्हें थैंक यू बोलने ही वाला था कि अचानक तुम्हारी आवाज फिर से गूंजी। वैसे एक बात बताओ सिंह जी, जब सॉन्ग चिंगा ने तुमसे ये डिमांड की तो उसके बाद क्या तुमने इस बारे में उसके बुड्ढे बाप को बताया? तुम्हारे सवाल पर ये शिंशी ने कंफ्यूजन में सिर हिलाकर मना कर दिया। ये चीज तो एग्रीमेंट के अंदर ही आती है ना, तो उस बुड्ढे को बताने का क्या फायदा? उसका जवाब सुनकर तुमने अपना माथा पीट लिया। तुमने उसे डांटते हुए कहा, अबे ओ गधे, इतना बढ़िया मौका मिला है, तू उस बुड्ढे से एक्स्ट्रा पैसे क्यों नहीं निचोड़ लेता? माना कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुझे उसकी बेटी की हर बात माननी पड़ेगी, लेकिन वो रूल्स तो सिर्फ तुझ पर अप्लाई होते हैं ना। अब उसकी बेटी हम तीनों को भी यूज करना चाहती है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है, तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों नहीं देगा? इससे पहले कि येशिन की कुछ बोलता, सॉन्ग जीहेन की आंखें चमक उठी। उसने एक्साइटमेंट में कहा, ये गे, तुम्हारा मतलब है तुमने हाथ हिलाकर उसे रोका, गैस करना बंद कर। शिंशी, अभी के अभी उस बुड्ढे को कॉल लगा, उसकी बेटी की डिमांड उसे अच्छे से समझा। अब कैसे बात करनी है वो तो खुद देख ले, लेकिन अपनी बात का मेन पॉइंट बस एक ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इतना कहकर तुमने दोबारा उसके कंधे को थपथपाया और हंसते हुए बोले, सच कहूं तो पैसे मिले या ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने भाई बंधुओं के लिए 1-2 बार फ्री में काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बाहरी इंसान हमें फ्री में यूज करना चाहे, नो वे। तुम्हारी बातें सुनकर ये शिंशी को तुरंत पूरा गेम समझ में आ गया। उसने सिर हिलाया और फोन निकालकर कॉल लगा दिया। कुछ ही देर में तुम्हारे हाथ की सिगरेट लगभग खत्म हो चुकी थी। ये शिंशी ने फोन काटा और अचानक खुशी से चिल्लाया, ये काम हो गया। सॉन्ग चिंगा का बाप हम तीनों के लिए एक्स्ट्रा 5 लाख देने को तैयार हो गया है। हम इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, अचानक उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। अगले ही पल वो फिर से जोर से चिल्लाया, ये पैसे आ गए। ये बोलते ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया और तुम तीनों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। उसकी एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी। ये गया श्वान गे, जी गे, मेरे मोबाइल बैंकिंग की लिमिट कम है, चलो जल्दी बैंक चलते हैं और ये पैसे ट्रांसफर करते हैं, हम सब इसे बराबर बांट लेंगे। उसे इतना पागल होता देख तुम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारे होठों पर एक साथ मुस्कान आ गई। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले काम तो खत्म कर लें। अचानक तुम्हें कुछ याद आया। तुमने टाइम चेक किया, फिर उन लड़कों के रखे हुए प्रॉप्स को देखा और ये शिंची की तरफ मुड़कर पूछा, हाँ एक बात और, सॉन्ग चिंग ने एग्जैक्टली बोला क्या था? पक्का ना कि वो बस हमें तुम्हारे पीछे ग्रूम्समैन की तरह खड़ा रखना चाहती है? तुम्हारे इस सवाल पर ये शिंगसी थोड़ा सन्न रह गया। तुम्हारे बगल में खड़े सॉन्ग जीहेंग और जियांग शुन की आंखों में भी कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। उन तीनों की यह हालत देखकर तुम मुस्कुराए। मेरा मतलब है, कहीं सॉन्ग चिंहा हम चारों से लाइन से प्रपोजल तो नहीं सुनना चाहती? पहले ही बता रहा हूं,
अगर पीछे खड़े रहकर एक दो फालतू की लाइनें बोलनी हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरी बारी आने पर वो बेशर्मों की तरह मुझे हाँ बोल दे, तो भाई वो मेरा टाइप नहीं है। मुझे उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम तीनों आपस में उसे बांट लेना, मेरे मत्थे मत मर देना। अपनी बात खत्म करके तुमने बड़ी शांति और बिना किसी गिल्ट के ये शिंकी की तरफ देखा। ये तुम्हारा कोई ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड नहीं था। सच तो यही था कि इन सालों में तुम्हारे इस चेहरे ने ना जाने कितनी ही खूबसूरत लड़कियों और दीवानी फैंस को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया था। इससे पहले कि बाकी दो कुछ बोलते, जियांग शुन ने चिढ़ते हुए कहा, ये तुम थोड़ा ज्यादा ही घमंड नहीं दिखा रहे? कुछ जूनियर्स की नजरों में हम तुमसे भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं भाई। तुमने अपने फोन पर टाइम देखा और याद दिलाया। ठीक है ठीक है, चलो निकलो अब, टाइम लगभग हो गया है। तुम चारों अपने प्रॉप्स लेकर प्लेग्राउंड की तरफ चल दिए। रास्ते में जितनी भी जूनियर लड़कियां गुजर रही थीं सब तुम्हें शर्माते हुए देख रही थीं। जब उन्होंने तुम्हारे हाथों में प्रपोजल का सामान देखा तो उनकी आंखों में गजब की क्यूरियोसिटी आ गई। बहुत सारे जूनियर्स तो चुपचाप गॉसिप के मजे लेने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे ही हो लिए, जैसे वो आज होने वाले इस महा प्रपोजल ड्रामे को लाइव देखना चाहते हो। कुछ ही देर में जब तुम लोग प्लेग्राउंड पहुंचे तो 10 मिनट से ज्यादा बीत चुके थे। सॉन्ग चिंगा की आज की लास्ट क्लास खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। पर अच्छी बात यह थी कि तुम्हारे पास जो भी प्रॉप्स थे उन्हें सेटअप करने में बस कुछ ही मिनट लगने वाले थे। कुछ मिनटों की तैयारी के बाद ये शिंची सफेद गुलाबों से बने एक बड़े से हट के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था और उसके चेहरे पर नर्वसनेस और उम्मीद साफ झलक रही थी। तुम तीनों उसके पीछे उस हाट के बाहर बैकअप के तौर पे खड़े थे। देखते ही देखते प्लेग्राउंड में जूनियर्स की भीड़ जमा होने लगी। बीच मैदान में तुम चारों को एक साथ देखकर हर तरफ बस लड़कियों की चीखें और गॉसिप की आवाजें गूंजने लगी। कॉलेज की लड़कियों के दिलों की धड़कन माने जाने वाले फोर स्कूल ग्रास, तुम चारों तो वैसे ही हमेशा चर्चा में रहते थे, और आज तो तुम चारों एक साथ एक ही फ्रेम में थे। उस पर ये शिंची का प्रपोजल और तुम तीनों का बैकअप। ये सब देखकर कॉलेज में ऐसा तहलका मचा जैसे शांत पानी में किसी ने बड़ा सा पत्थर मार दिया हो। प्लेग्राउंड को खचाखच भरा हुआ देखकर तुम्हारे माथे पर चिढ़ से सिलवटें पड़ गईं। तुमने धीरे से बगल में खड़े सॉन्ग जिहेंग और जियांग शुन को कोहनी मारी और फुसफुसाए, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सब हमें ऐसे घूर रहे हैं जैसे हम पिंजरे के बंदर हों। व्हाट द हेल। बहुत बेइज्जती है। तुम्हारी इस शिकायत को सुनकर सॉन्ग जिहेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो इन सब की आदत थी। उसने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए बोला, चिल कर, ये तो छोटा मोटा सीन है। सॉन्ग जिहेंग के चुप होते ही जांग शुन भी बोल पड़ा, इन सालों में मुझे तो इन लड़कियों की हवस भरी नजरों की आदत पड़ चुकी है। बस इग्नोर मारना सीख ले भाई। उन दोनों की बातें सुनकर तुमने उन्हें एकदम ब्लैंक फेस से देखा और तुम्हें लगा कि इनसे बात करना ही बेकार है। पर तुम लोगों को आपस में ऐसे बात करते देखकर आसपास खड़ी लड़कियां जैसे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गईं और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तुमने मन ही मन सिर हिलाया और बेबसी से आ भरी। लड़कियों के इस पागलपन की वजह तुम्हें अच्छे से पता थी। सॉन्ग जिहेंग और जियांग शुआन हमेशा से कॉलेज के हर एक्टिविटी में आगे रहते थे। उनके हैंडसम चेहरे और टैलेंट की वजह से कॉलेज के अंदर और बाहर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन चुकी थी। जहां तक तुम्हारी बात थी, तुम इंटरनेट पर उनसे भी कहीं ज्यादा फेमस थे, लेकिन क्योंकि तुम कभी अपना चेहरा पब्लिक नहीं करते थे, इसलिए तुम्हारे करीबियों को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि तुम वही 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले ओरिजिनल क्रिएटर हो। वक्त तेजी से बीता और किसी को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सॉन्गचिंग ने अपनी दो सहेलियों के साथ धीरे धीरे प्लेग्राउंड की तरफ आती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो लोगों की नजरों में आई, मैदान में जमा हुए सारे जूनियर्स ने मानो टेलीपैथी के जरिए एकदम तालमेल बिठाते हुए उसके लिए बीच से एक रास्ता खाली कर दिया। सॉन्ग चिंह और ये शिंग ची के रिश्ते के बारे में कॉलेज का बच्चा बच्चा जानता था, इसलिए उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि इस प्रपोजल ड्रामा की लीड एक्ट्रेस वही है। ऐसा लग रहा था मानो सॉन्ग चिन्हा आज के दिन के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी। उसने बर्फ जैसी सफेद रंग की एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। ढलते सूरज की रोशनी में उसके सुनहरे बाल चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे सोने की चादर ओढ़ा दी हो। वो किसी फेरी टेल की प्रिंसेस जैसी लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठे। इस पूरी सिचुएशन को देखकर उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था,
वो अपने हल्के कदमों से धीरे धीरे प्लेग्राउंड के बीचों बीच आ रही थी। ऊपर से वो एकदम शांत लग रही थी, लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखता तो समझ जाता कि उस शांति के पीछे कोई अजीब सी हलचल छिपी है, मानो वो किसी खास चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। सच कहूं तो दिखने में ये चुड़ैल वाकई बुरी नहीं है। तुमने फिर से सॉन्ग जी हैंग को कोहनी मारी और मजाक करते हुए फुसफुसाए, अगर सच में वो डॉग ब्लड ड्रामा हो गया जो मैंने बोला था, तो तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लेना कि इसे कौन रखेगा। तुम्हारी इस घटिया बकवास को सुनकर सॉन्ग जीहेंग और जियांग शुन ने एक साथ तुम्हें घूर कर देखा। इससे पहले कि वो तुम्हें कोई गाली देते, तुम फिर से बोल पड़े, अरे गुस्सा मत हो, मैं सच ही तो कह रहा हूँ। माना कि ये थोड़ी नखरेबाज और अक्खड़ है, पर दिखने में तो माल है ना, ऊपर से अमीरजादी भी है। इसे शादी कर ली तो तुम्हारी तो लाइफ सेट हो जाएगी। सॉन्ग जीहेंग ने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, चुप कर और फालतू की फैंटेसी बनाना बंद कर। जैसे ही सॉन्ग चिंहे पास आई, वहां का माहौल अपने पीक पर पहुंच गया। ये शिंची ने हाथों में फूल लिए बड़ी कोमलता से सॉन्ग चिंहे की तरफ एक कदम बढ़ाया। चिंहा, 4 साल हो गए जिस दिन से हमने इस कॉलेज में कदम रखा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं चुपचाप तुमसे प्यार करने लगा था। आज मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे हाँ कह दो, ताकि मेरे इतने सालों का ये सपना सच हो जाए। इतनी डीप फीलिंग के साथ बोलकर ये शिंकी घुटनों के बल बैठ गया और वो फूलों का गुलदस्ता सॉन्ग चिन्हा की तरफ बढ़ा दिया। सॉन्ग चिन्हा ने ये शिंशी को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। ये शिंशी और उसके पिता के बीच की उस डील के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसके पिता ने हमेशा उसे दुनिया की सच्चाई से दूर एक सेफ बबल में रखा था। ये शिंशी के इस प्रपोजल को वो बस यही समझती थी कि ये बस लव एट फर्स्ट साइट है। जब ये शिंशी हाथों में फूल लिए घुटनों के बल बैठा था और सॉन्ग चिंहा बड़ी उलझन में खड़ी थी, तभी फ्रेशर्स की बिल्डिंग से दो जवान और चुलबुली लड़कियां प्लेग्राउंड की तरफ भागती हुई आ रही थीं। शुयाओ, देख वहां कोई सीनियर प्रपोज कर रहा है, चल चल हम भी मजा लेते हैं। वेन शुयाओ ने जोश में सिर हिलाया। किसी का तमाशा देखने की उसकी आदत जाग चुकी थी। भीड़ को चीरते हुए जब वो दोनों आगे पहुंची, तो उन्होंने ठीक उसी वक्त ये शिंची को प्रपोज करते हुए सुना। वेन शुयाओ की सहेली की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने एक्साइटमेंट में शुयाओ की तरफ देखा और बोली, शुयाओ देख तो, सीनियर्स के 4 स्कूल ड्रेस, वाओ कितना रोमांटिक है। उस लड़की की आंखों में दिल बने हुए थे और वो पूरी तरह उन लड़कों को निहार रही थी। ये शिंशी सीनियर का तो गजब का जलवा है। सॉन्ग जेहंग और जियांग शुएन को तो फिर भी माना जा सकता है, लेकिन जो शेन यानसी सीनियर कभी किसी इवेंट में नहीं दिखते, उन्हें भी बैकअप में खड़ा कर लिया। टू गुड। अपनी दोस्त की इस बकवास पर वेन शुयाओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस मैदान के बीचों बीच खड़े इंसान को देखकर चौंक गई थी। वो मन ही मन बड़बड़ाई, जीजू, इन्होंने तो कहा था कि ये बिजी हैं, तो यहाँ किसी के प्रपोजल में बैकअप डांसर क्यों बने हुए हैं। उसी वक्त मैदान में ये शिंची को घुटनों के बल बैठे हुए 2-3 मिनट हो चुके थे, पर सामने खड़ी सॉन्ग चिंहा बस अपनी उलझी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। इस अजीब सन्नाटे ने वक्त को मानो वहीं रोक दिया था। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे, जैसे पानी में लहरें उठ रही हो। इस भारी टेंशन के बीच जो सॉन्ग चिंग है अब तक नीचे ये शिंशी को देख रही थी, उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी नजरें बिजली की तरह ये शिंशी को पार करती हुई सीधा उसके पीछे खड़े तुम तीनों पर आकर टिक गई। तुम तीनों का दिल अचानक धक से रह गया। एक बहुत ही मनहूस ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया। तुम तीनों ने एक दूसरे को खौफ भरी नजरों से देखा। तुम सबके दिमाग में वही बात गूंज उठी जो तुमने थोड़ी देर पहले मजाक में कही थी, खत्म। ये डायन तो सच में हमारे पीछे पड़ी है। उसी पल घुटनों पर बैठे यक्षिंकी को भी कुछ एहसास हुआ। उसने अपना सिर उठाया और सॉन्ग चिंहा के खूबसूरत चेहरे को देखा। जब उसने नोटिस किया कि उसकी नजरें सच में उसके पीछे खड़े उसके दोस्तों पर टिकी हैं, तो उसे समझ आ गया कि तुम्हारी वो भविष्यवाणी सच हो चुकी है। भाई ये तो सच में डॉग ब्लड ड्रामा बन गया। ये हालत देखकर तुम तीनों बस मन ही मन रोने जैसी स्माइल दे पाए। एक लंबी सांस लेने के बाद तुम तीनों ने चुपचाप आगे कदम बढ़ाया और ये शिंची के पास आ गए। सॉन्ग जिहेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और शिंची को खड़ा किया। फिर वो सॉन्ग चिंगा की तरफ मुड़ा और नरमी से बोला, मिस सॉन्ग, शिंची की फीलिंग्स हम सब ने देखी हैं। 4 साल हो गए हैं, क्या आपके दिल में उसके लिए कभी कोई फीलिंग नहीं आई? सॉन्ग जिहेंग का सवाल सुनते ही न सिर्फ तुम चारों बल्कि आसपास खड़े सारे जूनियर्स भी बड़े ध्यान से देखने लगे।
पूरा कॉलेज बस इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। सॉन्ग चिन्ह ने मुड़कर ये शिंची को देखा। उसका वो नखरेबाज और जिद्दी एटीट्यूड अब एकदम शांत हो चुका था। उसने बहुत गिल्ट भरी नजरों से ये शिंची को देखा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, पर फिर भी वो इतनी साफ थी कि सबको सुनाई दे गई। शिंची, आई एम सॉरी। इन सालों में मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मैं मानती हूँ मैंने पहले तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। ये बात पूरी होते ही भीड़ में एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ बवाल मच गया। लड़के लड़कियां जोर जोर से बातें करने लगे, तरह तरह के कयास और गॉसिप छोड़ने लगे। लेकिन इस पूरे ड्रामे और शोर शराबे से सॉन्ग चिन्हे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस पल मानो उसने अपना पक्का इरादा कर लिया था। इस पल उस इंसान के लिए अपने प्यार का इजहार करने की उसकी हिम्मत सातवें आसमान पर थी, जिसके लिए वो तड़प रही थी। आई एम सॉरी, तुम बहुत अच्छे हो, पर जिसे मैं सच में प्यार करती हूँ। जैसे ही सोंग चिंहे एक ही झटके में अपने दिल का हाल बताने और उस इंसान का नाम लेने वाली थी, सोंग जिहिंग ने ये शिंशी की आंखों का इशारा पकड़ लिया। शिंशी ने धीरे से सिर हिलाकर उसे रोका। तभी सोंग जिहिंग ने दांत पीसे और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी राहत और खुशी वाली झूठी स्माइल चिपका ली। वो एक कदम आगे बढ़ा और अपना दिल खोल कर रखने जा रही सॉन्ग चिन्ह को बीच में टोकते हुए बड़ी कोमलता से बोला, चिन्ह, सच कहूं तो तुम्हारे मुंह से ये सुनकर कि तुम शिंची को पसंद नहीं करती, मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तुम्हें पता है, सिर्फ शिंची ही नहीं, मैं सॉन्ग जिहेंग भी तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता हूं। अब जबकि तुमने शिंची को पूरी तरह रिजेक्ट कर ही दिया है, तो मुझे लगता है मुझे भी तुम्हें प्रपोज करने का हक है। आज इस प्लेग्राउंड में मैं सॉन्ग जिहेंग तुम्हें प्रपोज करता हूँ। आई लव यू सॉन्ग चिंग है। तुम खड़े खड़े सॉन्ग जिहंग की इस ओवर एक्टिंग को देख रहे थे और मन ही मन गालियां दे रहे थे। ये हरामखोर कितनी गजब की एक्टिंग कर रहा है। उसी वक्त ये शिंशी को होश आया। उसने जोर से खांसा और पागलों की तरह तुम्हें और जियांग शुन को आंखों से इशारे करने लगा। उसे ऐसा करते देख जियांग शुन को भी समझ आ गया कि आज इस मुसीबत से बचना नामुमकिन है। उसके चेहरे पर भी तुरंत एक आशिक वाली स्माइल आ गई और वो सॉन्ग चिंगा की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोला, चिंगा, जब तुमने और शिंगसी ने सब कुछ क्लियर कर ही लिया है और जीगे ने भी अपने दिल की बात कह दी है, तो अब मैं भी अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाना चाहता। हाँ चिंगा, मैं जियांगशुन भी तुमसे प्यार करता हूं। माना कि मुझे तुमसे प्यार करने में इन दोनों से थोड़ी देर हो गई, लेकिन यकीन मानो मेरा प्यार इन दोनों से जरा भी कम नहीं है। बोलते बोलते जियांगशुन ने अपनी आंखों में एकदम डीप रोमांस भर लिया। वो भी सॉन्ग जिहंग के बगल में आकर खड़ा हो गया। अब जाकर सॉन्ग चिंह इस भयंकर सदमे से बाहर आई। उसने फटी आंखों से सॉन्ग जिहंग और जियांगशुन को देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? सिर्फ इसलिए कि मैंने ये शिंगशी को रिजेक्ट कर दिया, तुम दोनों इस तरह से उससे बदला ले रहे हो? सॉन्ग जिहैंग और जियान शुएन ने एक साथ ना में सिर हिलाया। वो मुस्कुराते हुए बोले, चिंह, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। माना कि हम और शिंगशी बहुत पक्के दोस्त हैं और हमें अपनी दोस्ती से बहुत प्यार है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है। हमने तुम्हें प्रपोज तब किया है जब तुमने शिंगशी को साफ साफ मन कर दिया। हमारी दोस्ती में इस बात से कोई दरार नहीं आएगी। और जहां तक तुम्हारा ये सोचना है कि हम बस शिंकी का बदला लेने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा, जैसे हमें डर था कि प्यार के चक्कर में दोस्ती ना टूट जाए, वैसे ही हम अपनी दोस्ती की खातिर अपने प्यार की भी बलि नहीं चढ़ने देंगे। तो तुम्हारी ये टेंशन बिल्कुल बेकार है। सॉन्ग जेंग का ये डायलॉग खत्म होते ही आसपास खड़ी लड़कियां प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगी। उनकी फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। सॉन्ग जेंग सीनियर कितने हैंडसम है यार। हाँ, उन्होंने दोस्ती और प्यार को कितने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसी बीच जांगशुन ने देखा कि तुम अभी तक चुपचाप खड़े हो। उसे डर लगा कि कहीं तुम इस ड्रामे से पीछे ना हट जाओ, इसलिए उसने तुरंत सॉन्ग चिन्ह की तरफ देखकर कहा, चिन्ह, सच तो यह है कि सिर्फ हम तीनों ही तुमसे प्यार नहीं करते, यीगी भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बस वो हमसे उम्र में 2 साल बड़े हैं, इसलिए वो हम बच्चों से कंपटीशन नहीं करना चाहते। उनके साथ एक ही रूम में रहने के कारण मैं तुम्हें बता दूं, हमने कितनी ही बार उन्हें सपने में तुम्हारा नाम पुकारते हुए सुना है। इतना कहकर वो तुम्हारी तरफ पलटा और एक बहुत ही हरामी स्माइल के साथ बोला, सही कहा ना, ये गे। तभी सॉन्ग जिहेंग भी पलटा।
उसने तुम्हारे कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये प्यार तो प्यार होता है ना। हम दोस्त जरूर हैं, लेकिन तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर पड़ेगा। वैसे भी प्यार के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अपने दोनों हरामी दोस्तों की एक गंदी स्माइल देखकर तुम मन ही मन गालियां देने लगे। ये दोनों कुत्ते के बच्चे मुझे भी इस गटर में घसीट कर ही मानेंगे क्या? बकवास कहीं के। मैं कब नींद में बड़बड़ाने लगा, वो भी इस डायन का नाम। मैं पूरे गांव का इकलौता हैंडसम लौंडा, मुझे इतनी नीची हरकत करने की क्या जरूरत है? उन दोनों के शांत होते ही सॉन्ग चींग है के साथ साथ वहां मौजूद हर लड़की की निगाहें फटी की फटी रह गईं और वो सब तुम्हें देखने लगी। क्या आज अप्रैल फूल्स डे है? फोर स्कूल ग्लासेस एक ही लड़की को एक साथ प्रपोज कर रहे हैं। ये तो पागलपन है। अनबिलीवेबल। माना कि सॉन्ग सीनियर बहुत खूबसूरत है और अमीर बाप की बेटी भी है। ये शिंगशी सीनियर उन्हें पसंद करते हैं, यहां तक तो ठीक था। लेकिन बाकी तीनों सीनियर्स, उन्हें ये छुप छुप कर वन साइडेड लव करने की क्या जरूरत पड़ गई? वही तो। मैंने सुना है सॉन्ग सीनियर और जांग सीनियर दोनों बहुत अमीर फैमिली से हैं, और शेन सीनियर भी कुछ कम अमीर नहीं है। बिल्कुल। शेन सीनियर का ग्रेजुएशन अभी पूरा भी नहीं हुआ और वो मर्सिडीज में घूमते हैं। वो भला गरीब कैसे हो सकते हैं? ये सब सच में पागल हो गए हैं। क्या सॉन्ग सीनियर का चार्म इतना जानलेवा है कि चारों के चारों उन पर मर मिटे? जब पूरी भीड़ इस अजीब ड्रामे पर हैरान हो रही थी, भीड़ के बीच खड़ी वेन शुयाओ ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, जीजू लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही वेल्ले हो गए हैं। शायद आज रात दी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। उसे कंपनी में काम करने दो। तभी वेन शुयाओ के बगल में खड़ी लड़की ने एक्साइटमेंट में पूछा, शुयाओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या शेन यान्सी सीनियर भी सच में सॉन्ग सीनियर को पसंद करते हैं? वैन शुयाओ ने फिर से मुंह बनाया, एक ठंडी आह भरी और चिढ़ते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, उन दो पीले बालों वाले येलो हेड लड़कों ने बकवास की है। मेरे जीजू पिछले 1-2 साल से हॉस्टल में रहने ही नहीं गए हैं, तो भला उन्होंने नींद में बड़बड़ाते हुए कैसे सुन लिया? जैसे ही वेन शुयाओ के मुंह से जीजू शब्द निकला, बगल में खड़ी उसकी सहेली ने चौंक कर अपना मुंह ढक लिया, मानो उसने कोई बहुत बड़ा राज सुन लिया हो। शुयाओ, तुम जिन जीव की बात कर रही हो, कहीं वो शैन यान्सी सीनियर तो नहीं? क्या वही शुरन दीदी के वो सीक्रेट हस्बैंड हैं जिन्हें वो कभी दुनिया के सामने नहीं लाती? वेन शुया ने शांत नजरों से सिर हिलाया। कुछ पल बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत अपनी बात सुधारी, मेरी दीदी और जीव की कोई सीक्रेट मैरिज नहीं है। बस अभी उन्होंने वेडिंग सेरेमनी नहीं की है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी दीदी उन्हें बाहर लाना नहीं चाहती। बस मेरे जीजू को इन बोरिंग पार्टीज और फंक्शंस का माहौल पसंद नहीं है। इससे पहले कि वेन शुयाओ कुछ और कहती, उसकी सहेली ने एक्साइटमेंट में उसका हाथ खींचा। शुयाओ, देख देख, शेन यान्सी सीनियर कुछ बोलने वाले हैं। ये सुनकर वेन शुयाओ के माथे पर बल पड़ गए और उसने तुरंत मुड़कर मैदान की तरफ देखा। इस वक्त प्लेग्राउंड में मौजूद हर एक इंसान की नजरें सिर्फ तुम पर टिकी थीं। यहाँ तक कि वो लड़की जिसे प्रपोज किया गया था, सॉन्ग चीन है, उसकी आंखों में भी तुम्हारे लिए एक अजीब सी चमक थी। तुमने अपनी आंखों के कोने से अपने सामने घुटनों पर बैठे ये शिंची को देखा। उसकी वो मिन्नतें करती बेबस और उम्मीद भरी नजरें देखकर तुमने मन ही मन एक लंबी आह भरी और हार मान ली। अगले ही पल तुमने सॉन्ग जीहेंग और जांग शुन के साथ आगे कदम बढ़ाया। सॉन्ग चिंह की उन अजीब और चमकती आंखों में देखते हुए तुमने हल्का सा सिर हिला दिया। हाँ, तुमने हाँ कर दी, और जैसे ही तुमने हाँ में सिर हिलाया, इससे पहले कि तुम कुछ बोल पाते, सॉन्ग चिंह तुरंत उठी। उसने झट से तुम्हारा बड़ा सा हाथ पकड़ लिया और तुम्हारी बात को बीच में ही काटते हुए एक्साइटमेंट में चिल्लाए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। IDO। सॉन्ग चिंह की जोरदार हाँ को सुनते ही पूरे प्लेग्राउंड में खड़े लोगों के बीच हैरानी और सदमे की एक जोरदार लहर दौड़ गई। सॉन्ग जिहेंग जांगशन, मुझे नहीं पता तुम दोनों ने जो कहा वो सच है या झूठ, सच हो या झूठ, अब मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। अब से तुम दोनों और शिंगसी भी यानसी ब्रदर के साथ अपनी दोस्ती का लिहाज करना। आज के बाद मुझे मेरे नाम से पुकारने की जरूरत नहीं है, सीधे भाभी सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाना। और हाँ, आज के बाद तुम तीनों अपने दिल से मेरे लिए हर तरह की फीलिंग्स को निकालकर फेंक देना। समझ गए? बस यही कहना था। अपनी बात खत्म करते ही सॉन्ग चिंघा पलटी और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहां से खींचने लगी। लेकिन तुम
तुम तो अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे कि सॉन्ग चिन्हे ने बिना एक सेकंड सोचे तुम्हें कैसे चुन लिया। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं और तुम्हारे दिमाग में तुरंत वो मनहूस ख्याल आया जो तुम्हें थोड़ी देर पहले आया था। व्हाट द हेल, ये डायन तो सच में मेरे पीछे पड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन हरामी लड़कों ने इस डायन से पैसे खाकर मुझे फंसाने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा हो। ये सोचते ही तुम्हारी आंखों में गुस्सा आ गया और तुमने मुड़कर सॉन्ग जिहिंग और बाकी दोनों को एक जानलेवा नजर से घूरा। तुम्हारी उस धमकी भरी और खूंखार नजर को देखते ही सॉन्ग जिहेंग और जांग स्वन समझ गए कि तुमने खेल पकड़ लिया है। वो दोनों तुरंत मुस्कुराए, आगे बढ़कर तुम्हारी पीठ थपथपाई और मजाक करते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस येगे, फाइनली तुम्हारा सपना सच हो गया। बिल्कुल येगे, तुम फिक्र मत करो। हमने पहले ही तय कर लिया था कि भाभी जिसे भी चुनेंगी हमारी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आएगी। इतना कहकर जांग शुआन ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और झूठी जलन दिखाते हुए बोला, भाई क्या किस्मत है तेरी। भाभी सॉन्ग फैमिली की बिग मिस है। भाभी के साथ आने का मतलब है कि तेरी तो रातों रात किस्मत पलट गई। पार्टी तो बनती है भाई। उनकी इन चढ़ाने वाली बातों को सुनकर तुम्हारी आंखों की नसें फड़कने लगीं। तुमने बड़ी मुश्किल से उन्हें वहीं जिंदा गाड़ देने की अपनी इच्छा को दबाया। इसी बीच सॉन्ग जिहेंग मुड़ा और एक बड़ी सी स्माइल के साथ सॉन्ग चिन्ह को यकीन दिलाते हुए बोला, भाभी आप बेफिक्र रहिए, अब जब आपने ये को चुन ही लिया है तो आज के बाद हम आपके लिए अपने मन में कोई गलत ख्याल नहीं लाएंगे। आज से आप हमारी सिर्फ और सिर्फ भाभी हैं। ये बोलकर वो ये शिंची की तरफ मुड़ा और बोला, है ना शिंची। जब ये शिंची ने देखा कि सॉन्ग जिहिन ने उसका नाम लिया है तो उसने हाँ में सिर तो हिलाया और साथ ही तुम्हें एक बहुत ही गिल्ट भरी माफी मांगने वाली नजर से देखा। सॉन्ग चिन्ह ने पूरे यकीन के साथ सिर हिलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। चलिए ये ब्रदर, यहाँ बहुत लोग देख रहे हैं, हम किसी शांत जगह पर चलते हैं। तुमने भी दिवसी में सिर हिला दिया, माना कि तुम भी यही चाहते थे। इस प्लेग्राउंड में बहुत से गॉसिप करने वाले लोग जमा हो गए थे और कुछ बातें ऐसी थीं जो तुम सबके सामने नहीं बोल सकते थे। तुम लोगों के मैदान से जाते ही आस पास जमा भीड़ भी धीरे धीरे छंटने लगी। वेन शुया तुम्हें और सॉन्ग चिन्हे को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी सहेली का हाथ जोर से पकड़ा और तुम दोनों के पीछे पीछे तेजी से चलने लगी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बड़बड़ा रही थी, उस डायन की इतनी हिम्मत, सबके सामने मेरे आदमी पर डोरे डाल रही है, हरामजादी। उसकी सहेली ने फिर से हैरानी में अपना मुंह ढक लिया। वो सदमे में थी। तुम्हारा आदमी शुयाओ, मैं क्या सुन रही हूँ? कहीं तुम अपनी सगी बहन शूरन से उसका पति तो नहीं छीनना चाहती हो? साली का जीजू पर लाइन मारना, ये तो बहुत ज्यादा मैसेड अप है। अपनी सहेली को इतना हैरान देखकर वेन शुयाओ को अचानक एहसास हुआ कि गुस्से में उसने अपने दिल की बात जोर से बोल दी थी, लेकिन शायद उसकी अपनी सहेली से बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि उसने बात को घुमाने या झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे सीधे सच मान लिया, हाँ मैं यानसी ब्रदर को पसंद करती हूँ और मेरी दीदी को ये बात बहुत पहले से पता है। और वैसे भी हम एक ही फैमिली के हैं तो इसमें छीन वाली कौन सी बात है। मैंने दीदी से पहले ही कह दिया है, वो मेन वाइफ रहेंगी और मैं सेकंड वाइफ। तो जब दीदी आसपास नहीं होती तब यान्सी ब्रदर मेरे ही आदमी हैं। बोलते बोलते वेन शुया ने अपनी सहेली का हाथ खींचा और गुस्से में तुम लोगों का पीछा करने लगी। चलो मेरे साथ, आज इस तीसरी औरत मिस्ट्रेस को रंगे हाथों पकड़ना है। दूसरी तरफ प्लेग्राउंड से निकलने के बाद सॉन्ग चिन्ह तुम्हें सीधे सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार तक ले गई। उसने कार का दरवाजा खोला और तुम दोनों अंदर बैठ गए। कार के उस छोटे से स्पेस में बैठते ही माहौल अचानक बहुत अजीब और भारी ऑकवर्ड हो गया। सॉन्ग चिन्ह अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुकी हुई थी। अब उसके चेहरे पर बाहर वाला वो घमंड और कॉन्फिडेंस नहीं था, उल्टे वो थोड़ी नर्वस और शर्माई हुई लग रही थी। तुम उसके इस लाल पड़े हुए चेहरे को देख रहे थे और मन ही मन बहुत हैरान थे। शिंची और उन दोनों कमीनों ने तो कहा था कि ये औरत एकदम जिंदा शेरनी है, अक्खड़, नखरेबाज और बदतमीज। दुनिया भर की सारी बुराइयां उन्होंने इसके नाम लगा दी थी, पर अब देखकर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। ये तो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा उन लोगों ने बताया था। सेकेंड ईयर में ही तुम मेन शुरान के साथ एक सिचुएशनशिप, ना दोस्ती ना प्यार वाले फेज में आ गए थे। उसी साल समर सेमेस्टर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि तुम दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए। इसीलिए तुमने कॉलेज की किसी भी गॉडेस या अमीर लड़कियों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सॉन्ग चिन्ह के बारे में तुम्हें जो भी पता था
वो सिर्फ तुम्हारे रूममेट्स की बताई हुई कहानियों से पता था, लेकिन अब उसे सामने से देखकर तुम्हें लगने लगा कि ये शेरनी वैसी नहीं है जैसा वो लोग बता रहे थे। कार के अंदर की शांति तुम्हें काटने दौड़ रही थी, तो तुमने अपना गला साफ किया और इस सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश की। अहम मिस सॉन्ग, मुझे लगता है कि हमारे बीच शायद कोई बड़ी गलत फहमी है। दरअसल अभी जो कुछ भी हुआ, इससे पहले कि तुम बात पूरी करते, सॉन्ग चिन्हा ने अचानक तुम्हें बीच में टोकते हुए पूछा, यान्सी ब्रदर, क्या आप सच में मुझे नहीं पहचानते? उसकी आंखों में देखते हुए तुम्हारी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। क्या मतलब? इन 4 सालों में तो हमारी शायद ही कभी बात हुई हो। तुम्हारे इस जवाब और तुम्हारी आंखों में दिख रहे कंफ्यूजन को देखकर सॉन्ग चिन्ह ने एक हल्की सी आ भरी। उसकी आंखों में उदासी और एक अजीब सी उलझन साफ नजर आ रही थी। इस चेहरे को देखकर क्या यान्सी ब्रदर को सच में कुछ याद नहीं आ रहा? क्या आपने सच में मुझे भुला दिया? ये सुनते ही तुम्हारा चेहरा काला पड़ा। अरे यार, फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। ये औरतें हमेशा पहेलियां क्यों बुझाती रहती हैं? तुमने हाथ हिलाया और चिढ़ते हुए सीधा जवाब दिया, सीधी तरह बात करो। हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, और मेरे पास तुम्हारी पहेलियां सुलझाने का टाइम नहीं है। तुम्हारी डांट सुनकर सॉन्ग चिन्हे ने तुरंत अपना वो मासूम सा नाटक बंद कर दिया और सीधे पॉइंट पर आई। यान्सी ब्रदर, मैं यू चिंग हूँ। 8 साल पहले चिनलिंग माउंटेन्स में आपने मेरी और मेरे दादाजी की जान बचाई थी। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में अचानक एक छोटी लड़की और एक बूढ़े आदमी की धुंधली सी तस्वीर उभर आई। उस वक्त तुम 14 साल के थे। अपने पिछले जन्म की कल्टीवेशन टेक्निक्स की यादों के सहारे तुम अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स का घर छोड़कर इस दुनिया की अलग अलग खतरनाक जगहों पर घूमने निकल पड़े थे। क्योंकि तुमने बचपन से ही वो टेक्निक्स प्रैक्टिस की थी, इसलिए तुम्हें उन खतरनाक जगहों से डर नहीं लगता था। उल्टे तुम्हें लगता था कि उन जगहों से तुम्हें अपनी पावर्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। और सच कहूं तो तुम्हें ऐसा लगता था जैसे तुमने फाइनली अपने पिछले जन्म की उस घुटन भरी दुनिया से आज़ादी पाई है। ऊपर से किस लड़के का सपना नहीं होता कि वो पूरी दुनिया घूमे? तुम्हारे दिमाग में बस यही धुन सवार थी कि अपनी तलवार उठाओ और पूरी दुनिया देख डालो। बस इसी आज़ादी के सपने के साथ तुमने बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़ दिया था और अगले 5-6 साल तक पूरी दुनिया में बंजारे की तरह घूमते रहे। और हाँ, ये सच है कि 8 साल पहले चिनलिंग माउंटेन्स में तुमने एक छोटी बच्ची और एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। अच्छा, तो वो तुम थी। लेकिन 8 साल हो गए, तुमने मुझे पहचाना कैसे? तुमने हैरानी से पूछा। सॉन्ग चिन्ह ने अपने होंठ भींचे और धीमी आवाज में बोली, यान्सी ब्रदर, उस दिन जब आपने मेरी और दादाजी की जान बचाई थी ना, तब से आपका चेहरा मेरे दिल में छप गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता और अटूट यकीन था, मानो वो वक्त को पीछे छोड़कर उस 14 साल के बहादुर लड़के को देख रहे हो। इन सालों में मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे पास आपका कोई कांटेक्ट नहीं था। और 8 साल बहुत लंबा वक्त होता है। आप भी काफी बदल गए हो। मैंने भी आपको कुछ समय पहले ही पहचाना और कंफर्म किया कि ये आप ही हो। उस दिन को याद करके सॉन्ग चिन्हे के दिल में आज भी पछतावा और गिल्ट भर जाता था। उसी की जिद और नखरों की वजह से वो खतरे में पड़ी थी, और उसी वजह से वो अपने दादाजी और बॉडीगार्ड से बिछड़ गई थी। उस दिन जब उसे लगा था कि उसकी मौत पक्की है, तब तुम आसमान से किसी भगवान की तरह आए थे। तुम्हारे हाथों में वो चमकती हुई ठंडी ब्लेड थी, जिससे तुमने एक झटके में उस काले भालू को मार गिराया था और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। वो सब याद करके सॉन्ग चिन्हे की आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एहसान और प्यार था। वो तुम्हें ऐसे देख रही थी मानो इस वक्त उसके लिए पूरी दुनिया रुक गई हो। तुम्हारी इमेज उसकी नजरों में और भी बड़ी हो गई थी। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारा बोला हुआ एक एक शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर चुका था। उस दिन जाते जाते आपने मुझसे यान्सी ब्रदर कहने को बोला था। मैंने इतने सालों तक ये बात याद रखी। सॉन्ग चिन्हा की आवाज अब कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे। 8 साल हो गए, मैंने पूरे 8 साल आपको ढूंढा है। सॉन्ग चिन्हा को इतना इमोशनल होता देखकर तुम्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और तुमने असहज होकर अपनी नाक खुजलाई। अपनी उस 5-6 साल की बंजारों वाली जिंदगी में जब भी तुम किस्मत से किसी की जान बचाते थे, तो तुम मजाक में बस यही कहते थे, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे लेफोन एक चीनी हीरो बुलाओ, और फिर वहां से निकल जाते थे। और अगर जिसे बचाया है वो कोई लड़की होती, चाहे वो तुमसे कुछ साल बड़ी ही क्यों ना हो, तो तुम जबरदस्ती उससे खुद को यान्सी ब्रदर बुलवाते थे। हाँ, आंटियों को छोड़कर। अब उन हरकतों को याद करके तुम्हें सच में बहुत क्रिंज महसूस हो रहा था। तुम कोई शो ऑफ नहीं कर रहे थे, बस उस वक्त तुम बेफिक्र थे।
अगर तुम सच में हिसाब लगाने बैठो तो तुमने जितने लड़के लड़कियों की जान बचाई है उनसे पूरी की पूरी एक आर्मी बन सकती थी। अगर तुम्हें सच में उनके एहसान के बदले कुछ चाहिए होता तो तुम उन्हें सीधे उनके घर छोड़ते और उनसे भारी पैसे वसूलते। उस वक्त तुम्हें बस इस बात की खुशी थी कि तुमने अपनी पिछली जिंदगी की उस जादुई दुनिया से पीछा छुड़ा लिया है। तुम्हारे पास कल्टीवेशन टेक्निक्स थीं और तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स भी काफी अमीर थे, इसलिए तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी और तुम छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते थे। यान्सी ब्रदर, क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या आप मुझसे नफरत करने लगे हो? उसके इस सवाल से तुम अचानक होश में आए और थोड़ा हैरान हुए। तुमने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हालांकि सच तो यह है कि सॉन्ग चिंग से मिलने से पहले तुम्हारे मन में उसकी कोई अच्छी इमेज नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम्हारे रूममेट्स ने तुम्हारे दिमाग में उसकी एक स्पॉइल्ड ब्रैट वाली इमेज बिठा दी थी। आखिर कौन सा लड़का किसी अक्खड़ और बदतमीज लड़की को पसंद करेगा? लेकिन अब जब तुमने उससे सच में बात की है तो तुम्हें वो इतनी भी बुरी नहीं लगी। ऊपर से वो उन लोगों में से एक है जिन्हें तुमने खुद बचाया था जब मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ब्रदर को मुझसे कोई दिक्कत भी नहीं है। सॉन्ग चीन की आंखें लाल हो गईं। तो फिर ब्रदर हमेशा मुझे खुद से दूर क्यों धकेलना चाहते हैं? अभी अभी प्लेग्राउंड में सबके सामने हम ऑफिशियली साथ आ गए ना, तो फिर? बोलते बोलते सॉन्ग चिंघे ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वो बिल्कुल उस लड़की जैसी लग रही थी जिसे किसी फॉकबॉय ने धोखा देकर छोड़ दिया हो। उसकी ये एक्टिंग देखकर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सिर पीटने लगे। व्हाट द फक, ये औरत भी मेरी साली की तरह ही ब्रदर ब्रदर करके नाटक क्यों कर रही है? ये तो बहुत खतरनाक चिपकू है भाई। तुमने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें खोली और बड़ी शांति से बोले, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन फिलहाल हमारे बीच साथ रहने या दूर जाने जैसी कोई बात ही नहीं है। प्लेग्राउंड में जो कुछ भी हुआ मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और सबसे ज़रूरी बात, मेरी शादी हो चुकी है। हमारे बीच कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। अपनी बात खत्म करके तुमने उसे बड़ी शांति से देखा। तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ एकदम साफ साफ कह दिया है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये बात भी तुमने बता दी है। अब उस झूठे प्रपोजल ड्रामा को लेकर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। तुम्हारे हिसाब से वो प्रपोजल सिर्फ एक मजाक था। तुम तो बस अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे। बस तुम्हें ये अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से निकली बात सच हो जाएगी। मुझे पता है कि आपकी शादी हो चुकी है। मुझे ये भी पता है कि आप शूरम दीदी के सीक्रेट हस्बैंड हो। आप फिक्र मत करो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सर्कल में जो मर्द या औरतें पावरफुल होते हैं उनके एक से ज्यादा पार्टनर्स होना बहुत नॉर्मल बात है। और दूर क्यों जाना, मेरे पापा की ही 3 पत्नियां हैं। यहाँ तक कि शुरान दीदी के पापा यानी आपके ससुर जी ने भी अपनी साली को अपनी दूसरी बीवी बनाया है। सॉन्ग चीनी की इन बातों को सुनकर और उसके चेहरे की इस अजीब सी शांति को देखकर तुम्हारी आंखों में एक गहरा कंफ्यूजन छा गया। सॉन्ग चिन्हे को वेन फैमिली के इन अंदरूनी राजों के बारे कैसे पता है? इस बात से तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए ये सब पता लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस बात ने तुम्हें सच में हैरान किया वो ये था कि सॉन्ग चिंग अपनी सौतेली माओ या वेन फैमिली की औरतों से बिल्कुल अलग थी। वो सॉन्ग फैमिली की मेन वाइफ की इकलौती बेटी थी, पूरे खानदान की असली वारिस। और सॉन्ग फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। सॉन्ग फैमिली मोडू शहर की टॉप 4 फैमिलीज में से एक है। उनकी ताकत और रुतबा किसी से कम नहीं है। वो वेन फैमिली के ही लेवल के बड़े लोग हैं, सॉन्ग फैमिली की बिग मिस होने के नाते। सॉन्ग चिन्ह को सिर्फ एक पुरानी जान बचाने के एहसान के लिए तुम्हारे जैसे एक शादीशुदा इंसान के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या इस औरत का कोई छिपा हुआ मकसद है, या इसे मुझसे कुछ चाहिए? पर जब मैंने इसे बचाया था तब मैंने सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर्स दिखाई थी। उसके बाद से हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, और मैंने कॉलेज में भी कभी अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं किया। अब मेरे पास इस हैंडसम चेहरे और वेन फैमिली के दामाद होने के अलावा और कुछ तो है नहीं जिससे कोई अट्रैक्ट हो सके।